सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है ये बड़ी विशिष्ट रहने वाली है, क्योंकि आज की स्ट्रीम में हम जम्मू कश्मीर समस्या पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से ये समस्या क्या थी और इसके हल क्या होने चाहिए, ये आपके सामने रखेंगे। तो बने रहिएगा आज की स्ट्रीम में। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार क्या थे ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अपने प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और इसके माध्यम से थोड़ी इस जम्मू कश्मीर समस्या को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो दर्शकों, जैसा आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे सुदूर उत्तरी राज्यों में से एक है और इस राज्य के साथ विवाद जुड़े हुए हैं। ठीक, ये विवाद पाकिस्तान की तरफ से सीमा विवाद है, कश्मीर ऊपर से चीन की तरफ से भी सीमा विवाद है और जो पाकिस्तान की तरफ से सीमा विवाद है ये पिछले 76 सालों से चलता आ रहा एक विवाद है और ये समय समय पर उठ खड़ा होता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई होती है तब ये उठ खड़ा होता है। ठीक, और ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हिमालय का जो ट्रांस भाग है वो यहाँ पे पड़ता है। यहाँ हिमालय की कई क्या बोलते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो है ट्रांस हिमालय की, वो यहाँ से होकर गुजरती है और पीर पंजाल, जास्कार और नीचे तक आप देखिए ये श्रृंखलाएं मौजूद हैं। ठीक, तो काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे क्या बोलते हैं धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक, तो ये धरती का स्वर्ग जो है ये अपनी क्या बोलते हैं स्थापना के बाद से ही जम्मू कश्मीर की जब से विलय भारत में हुआ है तब से ही ये विवाद में है और विवाद कई सारे गहरे बने हुए हैं। ठीक, तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसको लेके हमने पूरी एक स्ट्रीम की है, आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, और उसमें जाकर आप पूरी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जाकर देख सकते हैं। आज हम इस विवाद को थोड़ा आगे चल के देखेंगे और डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक, तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है ये बड़ी विषम परिस्थितियों में भारत में इसका विलय होता है और जब स्वतंत्रता के घटनाक्रम घटता है 1947 में, अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे होते हैं तो देसी रियासतों को वो ये अधिकार देके जाते हैं, प्रिंसली स्टेट्स को, कि वो चाहें तो भारत में मिलें या अपना खुद का निर्धारण करें भारत पाकिस्तान कहाँ मिलना चाहते हैं। ठीक, और इसी क्रम में जो जम्मू कश्मीर रहता है यहाँ का एक हिंदू राजा यहाँ पे शासन करता है, डोगरा राजा, और वो स्वतंत्र रहने की मानसिकता रखता है। लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही अपनी जो क्या बोलते हैं विचारधारा थी उसमें जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता था, क्योंकि वो वहाँ की जनसंख्या बड़ी तादाद में मुस्लिम थी। ठीक, तो पाकिस्तान हम 47 में आज़ाद होते हैं और बस आज़ादी के तुरंत बाद 2 महीने अक्टूबर में ही, अगस्त में आज़ाद होते हैं, सितंबर अक्टूबर में वो कबीलाई भेष में पाकिस्तान की सेना वहाँ आक्रमण करती है और फिर एक बड़ा क्षेत्र उसका जम्मू कश्मीर का वो अपने कब्जे में कर लेती है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से आज की डेट में पहचाना जाता है। और फिर जो जम्मू कश्मीर के राजा रहते हैं वो दबाव में आते हैं और फिर जैसा आप इतिहास जानते हैं बड़ी इन विषम परिस्थितियों में सुरक्षा की डिमांड करते हैं। नेहरू के साथ उनका एक समझौता होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असर्शन पे साइन होते हैं और भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के बदले में भारत उनके क्षेत्र की सुरक्षा के वादे करता है। कश्मीर के राजा अपनी कश्मीरियत, अपनी विशेष स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो क्या बोलते हैं विलय का पत्र की शर्त पे विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं और ऐसे करके अनुच्छेद 370 जन्म लेती है, भारतीय संविधान में जुड़ती है और अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ की विधानसभा रहती है, वहाँ का क्या बोलते हैं राजा, जो बाद में हम उसे अब क्या बोलते हैं सदर कहलाता था, बाद में फिर वो राज्यपाल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, ये सब इतिहास है, इस पर हमने काफी डिटेल में चर्चा की हुई है। आप चाहें तो जाकर अनुच्छेद 370 कैसे हटाया और कैसे बना उसकी हिस्ट्री में पूरा डिटेल है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक,
अब जम्मू कश्मीर के विलय के साथ ही क्या बोलते हैं विवाद शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान का जो दावा रहता है इस क्षेत्र पर वो हमेशा से रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र की बड़ी तादाद में पॉपुलेशन मुस्लिम रहती है। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं इस मुद्दे को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान में विभाजन के बाद से ही विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं, और 1962 में भारत जब चीन से लड़ता है तो भारत की स्थितियां कमजोर रहती हैं, और इन कमजोर स्थितियों का फायदा उठाकर पाकिस्तान 1965 में भारत पे हमला करता है। और 65 का युद्ध जो रहता है इसमें भारत की सेनाएं जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं पाकिस्तान की अंदर तक के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती हैं, और फिर जैसा कि आप जानते हैं ताशकंद समझौता होता है, पाकिस्तान के क्षेत्रों को भारत छोड़ देता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान अक्टूबर 1947 में कब्जे का प्रयास करता है, 1965 में कब्जे का प्रयास करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई यही नहीं रहता, वो यादें बड़ी खराब रहती हैं पाकिस्तान के लिए 1965 की, और बड़े बुरे हाल रहते हैं। तो पाकिस्तान के मन में अगर आप देखें वहाँ के हुक्मरान हमेशा इस ग्लानि में रहते हैं कि उनके साथ 1965 में बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। ठीक, वो फिर से प्रयास करते हैं, और ये प्रयास हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान में विवाद हो जाता है, जो पूर्वी पाकिस्तान रहता है क्या बोलते हैं बांग्लादेश जो अब कहलाता है, भाषा के आधार पर विवाद होता है, और 1971 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से उस दौर में स्थितियों को लाभ उठाते हुए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया जाता है। तो 71 का जो घटनाक्रम रहता है, पाकिस्तान की जली पर नमक छिड़का जाता है, और 65 की हार, 71 का पाकिस्तान को दो टुकड़ों में करवा देना, ये वो घटनाएं रहती हैं जो पाकिस्तान और वहाँ के हुक्मरानों के मन में भारत के प्रति स्थायी वैमनस पैदा करती हैं। 71 का जो युद्ध रहता है ये क्या बोलते हैं इसमें शिमला समझौता भी होता है, और ये भी साइन करवा लिया जाता है गन पॉइंट पे कि भाई भारत पाकिस्तान की समस्याओं के बीच में तीसरा पक्ष शामिल नहीं किया जाएगा। ये सब चीजें घटनाक्रम घटती हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर परवेज मुशर्रफ के समय फिर एक बार प्रयास किया जाता है, क्या बोलते हैं करगिल के समय लड़ाई लड़ने का और कुछ क्षेत्रों को दबा लेने का, वो भी असफल रहता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मोटे मोटे तौर पर 1971 के बाद पाकिस्तान ये समझ गया था कि सीधी लड़ाई में भारत से पार नहीं पाई जा सकती, और 71 के बाद से छद्म युद्ध के सहारे लिए जाते हैं। छद्म युद्ध मतलब आतंक फैलाकर भारत को परेशान करना, जम्मू कश्मीर में डिस्टेबलाइज कंडीशन रखना, ताकि दुनिया के सामने दिखाया जा सके कि जम्मू कश्मीर में आज़ादी का एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और वो भारत के साथ नहीं रहता। ठीक, तो ये आतंकवादी घटनाओं का सहारा 1971 के बाद से हम देखते हैं कि बढ़ता चला जाता है। करगिल के बाद तो ये तय हो जाता है कि भाई पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो सीधे भारत से लड़े, तो छद्म युद्ध चलता रहता है। ठीक, आतंकवाद चलता रहता है, टेरर फंडिंग चलती रहती है, और ये छद्म युद्ध के माध्यम से तमाम सारी बार आतंकवादी घटनाक्रम भारत में घटे। कभी भारत की संसद पे हमला किया गया, कभी क्या बोलते हैं अन्य क्षेत्रों पे हमला किया गया। कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाक्रम घटते रहते हैं, और क्या बोलते हैं हमेशा अस्थिर कंडीशंस यानी क्या बोलते हैं वॉलेटाइल कंडीशन इस क्षेत्र में बनी रहती। ये सब एक बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड मैं आपको यूं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जब डॉक्टर अंबेडकर की किताब के हवाले से घटनाक्रम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1940 में जो डॉक्टर अंबेडकर देख पा रहे थे वो भारत आज 2025 में भी नहीं देख पा रहा है। भारत के हुक्मरान जो आज के हैं वो 2025 में भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे जो डॉक्टर अंबेडकर 1940 में अपनी किताब लिखते समय समझ पा रहे थे। ठीक, तो ये सब घटनाक्रम चलते रहते हैं और निरंतर घटनाक्रम घटते रहते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई 2014 में बीजेपी की सरकार आती है, और ये सरकार बड़े राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद के मुखौटे के साथ आती है, और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को वो आतंक मुक्त कर देंगे, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित कर देंगे, बंदूक गोली के दम पे शांति स्थापित की जाएगी। इस तरह की बातें बीजेपी सरकार की तरफ से हमें बार बार देखने को मिलती हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि भाई कुछ समय के लिए वहाँ नरेंद्र मोदी महबूबा मुफ्ती जो कि अलगाववादी आतंकवाद के आरोपी हैं उनके साथ सरकार बनाते हैं, और बाद में फिर 19 में फाइनली जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली भारतीय संविधान की धारा थी, उसे समाप्त करने की बात कही जाती है। हालांकि वो समाप्त नहीं की गई है,
उसके कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी किया गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाने की अफवाहें फैलाई जाती हैं तो ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी, एक राष्ट्र एक विधान हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में संपूर्ण हो जाएगा, नेहरू की गलतियों का समापन हो जाएगा और कश्मीर से सारा आतंकवाद खत्म होगा, उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। ऐसे वादे और दावे किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई ये वादे और दावों में दम नहीं रहती है और फिर उरी में हमला, उसके बाद आप बालाकोट क्या बोलते हैं आपके कुछ क्या वो आपकी और ज्यादा आतंकवादी घटनाक्रम, ये सारे घटनाक्रम घटते रहते हैं। पुलवामा का हमला, ये सब घटते रहते हैं। और अभी हाल ही में एक और बड़ा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में घटा, जिस आतंकवादियों ने वहाँ क्या बोलते हैं एक हमले में करीब 26-27 लोगों की, सिविलियंस की जान ली हुई है। ठीक, तो ये जो पहलगांव की घटना है ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। और अब फिर पहले की तरह बात ये उठ रही है कि बदला लिया जाए, बदले की बात फिर से चर्चाओं में है। ठीक, तो मामला यही चल रहा है कि पहले क्या बोलते हैं बालाकोट, ये आपका क्या बोलते हैं पुलवामा हमला होता है, फिर बालाकोट का बदला लिया जाता है, फिर अब फिर से हमला हो गया, फिर बदला लिया जाएगा। समस्या यह है कि पिछले 70-76 सालों के बावजूद भी अभी भी भारत के हुक्मरान विशेषकर ये नहीं समझे कि भाई इस समस्या के हल की जरूरत है। अभी भी अगर आप मीडिया में देखिए तो नो वन इज टॉकिंग अबाउट द परमानेंट सॉल्यूशन। जम्मू कश्मीर समस्या के स्थायी हल क्या होंगे और कैसे भारत को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी, इस पर बात नहीं हो रही है। बात हो रही है बदले पे, बात हो रही है सेना क्यों नहीं थी, सुरक्षा क्यों नहीं थी, आतंकवादी कैसे घुसे, सब चीजों पे बात हो रही है। पर जो समस्या के परमानेंट सॉल्यूशन होनी चाहिए उस पर बात ही नहीं हो रही है। और आज इसी मुद्दे पर हमारा ध्यान रहेगा कि जो डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन है, उनका नजरिया है जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर, वो इस समस्या के समाधान की तरफ है, सॉल्यूशन। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का क्या बोलते हैं नजरिया इस समस्या को लेकर इप्स और बट्स और कौन सही कौन गलत इन सब में फंस कर नहीं है। उनका नजरिया जो है इस समस्या के समाधान की तरफ है। इसलिए जब हम प्रैग्मेटिक अंबेडकर को पढ़ते हैं, जब हम उनकी किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो हमें समाधान की बातें नजर आती हैं। बाबा साहब समाधान पर फोकस करते हैं और आज के और तब के भी दो कौड़ी के नेता इसी बात को नहीं समझे कि ये एक समस्या है और इसके समाधान, स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। और स्थायी समाधान की जरूरत क्यों है, तो उसके भी बड़े स्पष्ट कारण हैं। अगर आप देखें तो ये जो जम्मू कश्मीर है, ये वास्तव में पिछले 70-76 सालों में ये सिद्ध हुआ है कि भारत का नासूर है, ये वो फोड़ा है जो भारत की प्रगति को खा रहा है। कठोर शब्द हैं लेकिन ये सच्चाई है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम इस जम्मू कश्मीर पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं। इस देश के लोगों की गाड़ी कमाई जम्मू कश्मीर राज्य पर बेतहाशा अंधाधुंध तरीके से खर्च की जा रही है। और इस राजनीति से शायद कुछ लोग सरकार बना लेते हो, पर देश को क्या मिल रहा है, ये गंभीर प्रश्न है। अप्रैल 2025 में भारत न्यूज छापता है कि देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस पर हर साल कितना खर्च करती है सरकार, तो इसके जवाब में वो छापते हैं कि देखिए पुलिस के लिए दिए गए इतने करोड़। तो 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ का फंड रखा है। ठीक है, 41,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया इस साल जम्मू कश्मीर के, केवल ये पुलिस के कामों के लिए, बाकी तो अलग ही। ठीक है, समझ रहे हैं हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जम्मू कश्मीर समस्या पर कुछ और स्थिति देखते हैं। तो आज तक 2019 में जब ये जम्मू कश्मीर का 370 का विलय क्या बोलते धारा हट रही थी, तब छापता है कि जम्मू कश्मीर की वजह से सिर्फ 1% आबादी पर खर्च हो गया 4 लाख करोड़। ठीक है, 2000 से 2016 के बीच में जम्मू कश्मीर पर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये दावा 2019 में किया गया था। और बताया जाता है कि जहां भारत के अन्य क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में
सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च 43,000 रुपए है, तो जम्मू कश्मीर में एक नागरिक की सुरक्षा का खर्च यानी वह 92,000 रुपए पड़ता है हर साल का। ठीक, तो ये वो खर्चे हैं जो हम जम्मू कश्मीर पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। ठीक, और जब मैं आपको बताता हूं कि भाई 4 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं 2000 से 2016 के बीच, तो ये वो 2 साल थे, ये वो साल हैं जब भारत की सरकार की आय 20, 25, 40, 30 एक लाख रुपए करोड़ रुपए साल की होगी। ठीक, तो हम जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये जो नासूर है ये भर भी नहीं रहा और ये बढ़ता चला जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, ये क्या बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन की 1 मई 2024 की, ये बताती है कि भाई सभी राज्यों के जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से बताती है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो टोटल जीएसटी कलेक्शन है अप्रैल 23 से 24 के बीच ये -2% हो गया। सभी राज्यों से सरकार को जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य से जीएसटी कलेक्शन कम हो गया है। ठीक, ये देखिए 803 से 789 करोड़ रुपए पे आ गया है। जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, रेवेन्यू कम आ रहे हैं सरकार के पास, और लगातार खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सीएजी की रिपोर्ट है, काउंटिंग रिपोर्ट है, वो भी जम्मू कश्मीर के हालात बताती है कि कैसे टोटल इनकम जो रिसिप्ट प्राप्त हुई है 73,000 करोड़ कुछ की है, खर्चे भी 73,000 करोड़ के हो जाते हैं। इसके अलावा सरकार 41 लाख हजार करोड़ यानी कितने हजार करोड़ तो सुरक्षा वगैरह के खर्चे कर ही रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें बता रही है कि भाई जम्मू कश्मीर वो नासूर है जो इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई पर है। और आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इमोशन से सच्चाइयां थोड़ी बदलती। ठीक, यू कैन बी इमोशनल, आप इमोशनल हो सकते हैं, पर सच नहीं बदलेगा। मतलब आप कब तक ऐसे फोड़ों को झेलते रहोगे, और देश की जनता आखिर कब तक खर्च करती रहेगी, और खर्च कर भी रही है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? बात बुरी है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर समस्या के किसी परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या इससे पहले की कांग्रेस सरकार थी, उसके पास जम्मू कश्मीर समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन था? नहीं था। क्या इस देश का कोई प्रभुत्वशाली व्यक्ति ये बोल रहा है कि दिस इज व्हाट द परमानेंट सॉल्यूशन इज, आप ऐसा ऐसा करिए, इससे जम्मू कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान निकल आएंगे? तो परेशानी ये है कि भाई जब आपके पास इस समस्या का स्थायी समाधान ही नहीं है, इनफैक्ट कोई चिंतन भी नहीं है, मतलब किसी किस्म की जिसे कहते हैं थ्योरी, वो भी नहीं है आपके पास जम्मू कश्मीर को लेकर, तो ये चीज जाएगी कहाँ? मतलब ये चलता रहेगा क्या? मेरा ये प्रश्न है कि जनता जो उद्वेलित है, लोग गुस्से में हैं, लोग कह रहे हैं बदला ले लो, सर फोड़ दो, क्या बोलते हैं, लड़ाई लड़ लो, सब कर लो। मैं कहता हूं सब कर लो। क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी? आप 1962 में लड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, 71 का युद्ध हो चुका है, फिर क्या बोलते हैं करगिल युद्ध भी हो चुका है, इसके अलावा तमाम छोटी मोटी झड़पें तो कई बार हो चुकी हैं। ये मोदी साहब ही पहले सर्जिकल स्ट्राइक किए थे और बताया जा रहा था आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। क्या हुआ? देखो वो घुस गए, फिर से फिर मार दिया। ठीक, तो भाई ये समस्या का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर आप सॉल्यूशन की बात नहीं करते तो ये तो चलता रहेगा। अभी जो चल रहा है इसका कोई अंत नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, और ये बस ऐसे ही चलता रहेगा, मारोगे मरोगे। और भारत दिन ब दिन करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता जाएगा इस जम्मू कश्मीर की वजह से। सुरक्षा को लेकर हमें राफेल जैसे बड़े विमान खरीदने पड़े, हम अभी और बड़े विमान अमेरिका से खरीदेंगे। भारत इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर की वजह से बहुत अपनी सुरक्षा पे व्यय कर रहा। ठीक है, ये किसी काम की हो तो ठीक है, क्योंकि ये सब खर्चे करके भी सुरक्षा तो हो नहीं पा रही। ये भी एक बड़ी समस्या है कि इतना पैसा खर्च करके भी अगर वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुस के 26-27 लोगों को आड़ेदम मार के भाग जाते हैं, या पुलवामा में सैनिकों को मार देते हैं, उरी में मार देते हैं, या पंजाब के एयरबेस पे आके कुछ आतंकवादी घटनाक्रम कर देते हैं, और दिन प्रतिदिन की तो छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं, तो हम कहां पर हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई ये सारी चीज जो हम कर रहे हैं इसका फायदा क्या है? जम्मू कश्मीर पे किए गए इस व्यय का
फायदा क्या है, इतनी सेना पे किए गए खर्चे का फायदा क्या है, आपके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर नहीं है, तो फिर आप ये लड़ाई लड़ किस दिशा में रहे हैं? मतलब कोई क्या रेट्रोस्पेक्शन है? और मेरा ये कहना है कि भाई आपके पास क्या समाधान है? अभी मीडिया में जोर-जोर से छाती फाड़-फाड़ कर रोया जा रहा है, जम्मू कश्मीर का पानी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब इससे समस्या सुलझ जाएगी अगर जम्मू कश्मीर का क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का पानी बंद कर दोगे, तो ये समस्या सुलझ जाएगी क्या? तो परेशानी है कि वेयर इज़ द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है और कोई सॉल्यूशन की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है, इतना आवेशित माहौल है कि इस माहौल में समझी-सुलझी बात करने की हिम्मत हम जैसा कोई अम्बेडकराइट ही कर सकता है। बाकी तो किसी अदने से व्यक्ति में हिम्मत ही नहीं है कि सॉल्यूशन की बात करते, ठीक? और ये सॉल्यूशन की बात भी हम किस पे करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से करते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर तब 1940 में भी यही बात कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन की तरफ जाइए, 1950 में भी यही बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन की तरफ जाइए, और उनकी किताब भी इस समस्या के सॉल्यूशन की ही बात करती दिखाई देती है, ठीक है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर समस्या पर हम आपको डॉक्टर अम्बेडकर के नज़रिए पर गौर करने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आप कहीं जा नहीं रहे। ये बदला, हिंसा, मार-काट ये तो चल ही रही है। और ये भी तय हो गया कि पिछले 76 सालों में जो भी भारत की प्रभुत्वशाली राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कोई और भी, किसी के पास भी जम्मू कश्मीर समस्या का कोई स्थायी समाधान या इनफैक्ट समाधान ही नहीं है, टेम्परेरी भी नहीं है, ठीक? तो फिर आप कहाँ जाएं? तो इस स्थायी सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए को समझना पड़ेगा। इसलिए आज हम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर समस्या को डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए से आपके सामने रखेंगे, ताकि आपके सामने एक अलग दृष्टिकोण आए। ये जो मीडिया, गोदी मीडिया और मीडिया के बीच की तू-तू मैं-मैं है, इससे हटके भी समस्या का एक नजरिया है और उसे आपको डॉक्टर अम्बेडकर के हवाले से देखना और समझना पड़ेगा। तो चलिए हम डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए को देखते हैं, जम्मू कश्मीर समस्या पर उनका क्या नजरिया है, ठीक? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किताब लिखी और किताब का नाम था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक? ये तो आप जानते होंगे, बड़ी फेमस बुक है। और इसमें इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है, पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेके, पाकिस्तान की विचारधारा को लेके, दो राष्ट्रों के सिद्धांत को लेके, एक राष्ट्र के सिद्धांत को लेके, कांग्रेस, जिन्ना, लीग, हिंदू महासभा, सबकी राजनीति को लेकर और जम्मू कश्मीर समस्या के सॉल्यूशन को लेकर, ठीक? इन सब पे विस्तार से डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब में बात की हुई है। और ये बुक जो है ये आती कहाँ पर है? तो ये आप किताब लेंगे या फिर राइटिंग स्पीचेस डॉक्टर अम्बेडकर की वॉल्यूम 8 लेंगे इंग्लिश में, तो इसमें ये आपको किताब मिल जाएगी। और हिंदी में ये किताब के बारे में जो भी मटेरियल है ये मिलेगा आपको डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बांग्वे खंड 15 में, ठीक है? तो इंग्लिश में 8 में और खंड 15 में ये पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसकी विषय सूची भी आप देखिए, पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष, लीग की मांग, राष्ट्र को अपने घर में आह्वान, उसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध हिंदू पक्ष, फिर पाकिस्तान नहीं तो क्या, पाकिस्तान का हिंदू विकल्प, पाकिस्तान का मुस्लिम विकल्प, पाकिस्तान की व्याधियां, सामाजिक निष्क्रियता। ये जो सामाजिक निष्क्रियता का चैप्टर है इस डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ क्या बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का भी हम जो सोशल मीडिया पे चलता है मुसलमानों को लेकर, उसे भी थोड़ा हम देखेंगे। ये 217 से 244 पेज पर है, ठीक? उसके बाद क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान की समस्या कौन निर्णय कर सकता है, ये सारे डिटेल में, राष्ट्रीय कुंठा, ऐसे गंभीर प्रश्न जो मुसलमानों से संबंधित हैं, दो राष्ट्रों के सिद्धांत से संबंधित हैं, जो जम्मू कश्मीर समस्या से, विभाजन से, इन सब से संबंधित हैं, उन सब चीजों के बारे विस्तार से चर्चाएं डॉक्टर अम्बेडकर ने की हुई हैं। और इसी किताब के हवाले को बार बार मीडिया के तमाम सारे रिपोर्ट्स में छापा जाता है, ठीक? तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को द वायर ने कई बार आर्टिकलों में छापा। 2022 के आर्टिकल से हम कुछ रेफरेंसेस लेंगे इसी किताब के। किताब बहुत बड़ी है, इसमें 487 करीब पेज हैं, बहुत डिटेल में बात की गई है, इसलिए कुछ खास रेफरेंस जो कि जम्मू कश्मीर समस्या पर
हल पर हैं। मतलब उस किताब में तो बहुत कुछ दिया गया है, मुसलमानों की राष्ट्रीयता, उनके विचार, उनकी परंपराएं, हिंदुओं से कंपैरिजन, हिंदुओं में जो परंपराएं हैं, मुसलमानों में परंपराएं हैं, बहुत कुछ है। हमारा फोकस है कि भाई आज जो समस्या है, इस समस्या के बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे। ठीक, तो इस किताब के हवाले से कुछ रेफरेंसेस हैं वो हम रखते हैं, जिससे आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर इस जम्मू कश्मीर की समस्या को किस तरह से देखते थे और उनके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए थे। उस समय की नेहरू सरकार को क्या सजेशन देना चाहते थे और वो माने नहीं गए। और जब 1940 में डॉक्टर अंबेडकर जिस स्थिति में जम्मू कश्मीर समस्या को देख रहे थे, दुर्भाग्य की बात है 2025 में भी हम वहीं पर खड़े हुए हैं। हम वहीं खड़े हुए हैं, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आज भी मतलब ये एक समाज के लिए बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपका एक महापुरुष 1940 में जो हल बता रहा था, आप 2025 में भी उसी हल पर हो, आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक, आपके पास अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक, तो चलिए इस किताब के हवाले से जो रेफरेंसेस हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और कोशिश करूंगा सीमित दायरे में बात की जाए ताकि आपके सामने मोटा मोटा सार निकल कर आए। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखिए, कश्मीर पर अंबेडकर के विचार भाजपा की राष्ट्रीय सोच से पूरी तरह से भिन्न थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार जम्मू कश्मीर पर जो भाजपा की सोच है, बंदूक गोली के माध्यम से, एथनिक क्लिंजिंग के माध्यम से, मुसलमानों के सफाई के माध्यम से जम्मू कश्मीर को हत्या लेने की, उससे बिल्कुल अलग सोच थी डॉक्टर अंबेडकर की। वो इस तरह के किसी विचार के समर्थन में नहीं थे। आगे देखिए, उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के जनक देखिए, जनक ने यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय जनमत संग्रह की वकालत की थी ताकि मुस्लिम घाटी अगर चाहे तो पाकिस्तान में जा सके। अब ये चीज बड़ी प्रेगमेटिक है दर्शकों, आज तो किसी के बाप की बस की नहीं है बोलने की, तब भी नहीं थी किसी के बाप की बस की बोलने की। इतना ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर है दोनों पर तरफ से, तब भी और आज भी। उस समय गांधी, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर इतना अधिक हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा मचा दिया था कि किसी के हिम्मत नहीं थी कि ये बात कह सके। तब भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। इस किताब में डॉक्टर अंबेडकर एक जगह लिखते हैं कि भाई मुस्लिम लीग, क्या बोलते हैं आपके कांग्रेस और आप हिंदू महासभा, दोनों के बीच फर्क बस इतना है कि हैं तो दोनों ही हिंदुत्ववादी पार्टियां, बस इतना है कि जिस हिंदुत्व के विचार को हिंदू महासभा उग्र और आक्रामक तरीके से रखती है, कांग्रेस बस उस विचार को नम और सौम्य तरीके से रखती है। बाकी दोनों एक ही हिंदुत्ववादी पार्टियां। ठीक, और दोनों ही क्या बोलते हैं इस विचार से सहमत हैं कि भाई क्या बोलते हैं सांप्रदायिक विचारों से ग्रसित हैं, ये वो बात कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो पूरी समस्या है जम्मू कश्मीर की, इसमें जनमत संग्रह होना चाहिए। ठीक, रेफरेंडम होना चाहिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि भाई आत्मनिर्णय लेने का अधिकार तो जनता को होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर बड़े इस बात के चैंपियन थे कि भाई जनता तय करे कि उसे कहां जाना है। ये शासक और नेता कैसे तय कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कहां जाएगा? लेट द पीपल डिसाइड। और यही होना भी चाहिए था। समस्याएं तो ऐसे ही सुलझाई जाती हैं दुनिया में कि किसी क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। अब भारत में क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के मामले में, ना तो पाकिस्तान ना ही भारत, दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे वहां जनमत संग्रह होना चाहिए। भारत हमेशा इससे भागता रहा और पाकिस्तान भी इसके पक्ष में कभी नहीं है। ठीक है, और जनमत संग्रह से तय हो कि लोग क्या चाहते हैं। बात बड़ी कठोर है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे अरे ये तो देशद्रोही वाली बात है, पर सच्चाई तो यही है ना। आप समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? लोग जम्मू कश्मीर के क्या चाहते हैं आप उनसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, या अपने विचार थोप देंगे उनके ऊपर? ठीक, तो जब ये प्रश्न उठा था कि जनमत संग्रह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो कश्मीर घाटी में जनमत संग्रह के पक्ष में थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि जनमत संग्रह अलग अलग हो। जो मुस्लिम बहुल एरिया है उसे छोड़ दो, वो तय कर ले पाकिस्तान के साथ जाना है कि नहीं जाना, और जो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं इनके लिए अलग से जनमत संग्रह हो और इन्हें तय कर दिया जाए भारत में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि इससे होगा ये कि भाई मुसलमानों को ये क्या बोलते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जाने की इच्छा रखते थे उस जमाने में, वो अगर क्या बोलते हैं
अपनी जनसंख्या बल के आधार पर पाकिस्तान में मिलेंगे भी, तो जो लद्दाख, लेह लद्दाख के बुद्धिस्ट हैं और जम्मू के हिंदू हैं, उन्हें उन पर यह दबाव नहीं रहेगा कि वो इनके विचारों के साथ वहां जाएं। इस तरह के जनमत संग्रह की बात उस समय डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। बड़ी प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल सोच है, समस्या सुलझाने पे जोर है, ना कि तू मैं करने पर। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते भी हैं कि कांग्रेस और लीग दोनों इस बात पे नहीं ज्यादा ध्यान दे रहे कि समस्या कैसे सुलझाई जाए। उनकी समस्या यह है कि कौन सही है, मतलब कांग्रेस और लीग इस पे लड़ रहे हैं कौन सही है, कश्मीर तुम्हारा है हमारा, इस पे कौन सही है। समस्या ये नहीं कि सुलझाएं कैसे, सही कौन पे बहस कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मेरा ये विचार नहीं कि सही कौन है, इस बहस में फंसने की बजाय हमें समस्या सुलझाने पर ध्यान देने की जरूरत है। आज भी वही स्थिति है डॉक्टर दर्शकों, अगर आप देखें तो बात वही है जो डॉक्टर अंबेडकर 1940 में समझकर लिखते हैं कि भाई सही कौन है कि बहस में फंसने का कोई मतलब नहीं है, समस्या कैसे सुलझे इस पे फंसी। और आज भी इस पूरे देश में एक ही बहस हो रही है। उधर पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, वो कहते हैं हम सही हैं, इधर भारत के लोग हैं ये तो गलत हो ही नहीं सकते। समझ रहे हैं ना बात को, गोदी मीडिया वो तो गलत कभी होती ही नहीं है। तो फिर अब ये सही कौन है कि बहस में ये समस्या सुलझेगी कैसे, ना तब सुलझी ना अब सुलझेगी। डॉक्टर अंबेडकर जनमत संग्रह की बात वहां पे कर रहे थे और वो आगे क्या लिखते हैं देखिए। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय जनमत संग्रह की वकालत की थी। मुस्लिम घाटी अगर चाहे तो पाकिस्तान जा सके। अंबेडकर ने तत्कालीन नेहरू सरकार पर कश्मीर विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए दबाव डाला ताकि कश्मीर घाटी में देखिए अस्थिरता के कारण आवश्यक भारत के भारी रक्षा बजट में कटौती की जा सके। डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर की वजह से भारत का जो डिफेंस खर्चा है बहुत अधिक बढ़ गया है। दर्शकों, उस समय हमारी चीन से समस्याएं नहीं थी, जब ये पूरी बात हो रही है चीन से हमारी लड़ाइयां नहीं थी, समस्याएं नहीं थी। चीन से बाद में विवाद बढ़ेगा 1962 के बाद की बात। इसलिए हमारी एक ही समस्या थी, वो थी पाकिस्तान। और समस्या तो आज भी एक ही है पाकिस्तान, क्योंकि चीन से लड़ने की ना हमारी औकात तब थी ना अब है। ये तो एक सच्चाई है ना, ठीक है। मंदिरों में घंटा बजाने वाले समाज चीन जैसे तार्किक समाजों से बराबरी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये तो सच्चाई हो गई। चीन के तो छोड़ ही दें हम, वो तो अलग ही मुद्दा है। हम पाकिस्तान से ही लड़ने तक की स्थितियों में हैं और उसी पे हम उलझे बैठे हुए हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई इससे बहुत अधिक रक्षा बजट यानी पैसा खर्च हो रहा है, आप इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाइए ताकि देश की जनता की गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा इस देश के गरीबों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, उनकी समस्याओं पर खर्च हो। समझ रहे हैं? मतलब हमारे देश में 80 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं पे पल रहे हैं। उन्हें शिक्षा की जरूरत है, उन्हें स्वास्थ्य की जरूरत है, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, उन्हें जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं की जरूरत है। और ऐसे में हमारे देश की सरकार कश्मीर के मुद्दे को लेकर लाखों करोड़ रुपए रक्षा बजट पे खर्च कर रही। आप अंदाजा लगाइए, मतलब नंगा, आप बोलिए कि नंगा शौक कर रहा है, ये उस तरह के हैं कि भारी शौक कर लिए हैं, उस तरह की स्थिति है। डॉक्टर अंबेडकर तब ये कह रहे थे कि भाई हमारा रक्षा बजट जो है इसमें बहुत खर्चा आ रहा है, इस समस्या को सुलझाइए नेहरू से। वो तब कह रहे थे और इसलिए वो जन्म संग्रह करवाने की बात कह रहे थे, जल्दी से जन्म संग्रह कराइए और मामले को सेटल करिए, ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये देश के लोगों का है। आगे देखिए, ये तर्क देते हुए कि उच्च रक्षा बजट इस देश के कल्याण की राह में बड़ी बाधा है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1950 में संसद में कहा। संसद में क्या कहते हैं देखिए, अपनी ओर से हम कभी भी ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि जितनी जल्दी हम इस कश्मीर समस्या को सुलझा लेंगे उतने ही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम हमारे रक्षा बजट में इस भारी वृद्धि का बहाना कश्मीर की समस्या कश्मीर की उलझन को माना जाए तो क्या ऐसा नहीं है कि उस विवाद को समाप्त करने के लिए सकारात्मक रूप से कुछ करना, कुछ योगदान देना हमारा कर्तव्य है। संसद में कहते हैं कि भाई इसे सुलझाओ जल्दी से, ठीक। और इतना पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल का पैसा खर्च हो रहा है, ये हमारा कर्तव्य है कि भाई देश की जनता का पैसा है, इस समस्या को जल्दी सुलझाया जाए। ये कहते हुए कि रक्षा व्यय में कटौती की जा सकती है, अंबेडकर ने कहा कि चूंकि कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र के अधीन है इसलिए इसकी संभावना नहीं है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। तब की स्थिति बता रहे हैं, 1950 में ये यूएन में चला गया था मामला। तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो खर्चा हो रहा है इसे कंट्रोल करो, समस्या को सुलझाओ। अब दर्शकों, ये चीज आज भी कितनी रेलिवेंट है,
मतलब आप समझिए, आप 4 लाख करोड़ आपने कुछ साल में खर्च कर दिए। 370 हटाते समय भी कहा कि बहुत खर्चा होता है, हम वहां समस्या सुलझा लेंगे, पर समस्या तो नहीं सुलझी। आज भी सेना उतनी लगी हुई है, सुरक्षा के उतने ही उपाय हैं, और कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप कब तक ये खर्चा करते रहेंगे? कब तक आप अमेरिका रूस से बड़े बड़े हथियार खरीदते रहेंगे? कब तक इस लड़ाई में इंडल्ग रहेंगे? देश की जनता कब तक अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स में भरेगी? उस टैक्स के पैसे से ये जम्मू कश्मीर की समस्या को बनाए रखोगे और वोट लेते रहोगे। मतलब आखिर ये कब तक चलेगा? और ये चीज उस समय की कांग्रेस सरकार से पूछी जा रही थी, आज की बीजेपी सरकार से पूछी जानी चाहिए कि भाई आपके पास सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? आप पानी बंद कर दोगे पाकिस्तान का, सिंधु नदी को इस तरफ बांध बना लोगे, पैसा कहां से आएगा? हु विल पे? भाई ये पूछिए ना इनसे कि इस पैसे को कौन खर्च करेगा, बड़े बड़े बांध और इस पानी को मोड़ने के। और ये पानी मोड़ने के बाद भी क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आप सिंधु नदी का पानी रोक दोगे तो क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? तब भी नहीं होगा, आप भी जानते हैं। क्योंकि पानी रोकने से आम जनता मर जाएगी, पर कश्मीर की सरकार, सेना जो पाकिस्तान के पैसे से पलती है, उन्हें जो क्या बोलते हैं अमेरिका के पैसे से पलती है, सॉरी, उन्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक। तो एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात की जाए तो हमें समस्या सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए, आज भी सोचना चाहिए। उस समय डॉक्टर अंबेडकर बड़ी सरल सी बात कह रहे थे कि आप बहुत पैसा खर्च हो रहा है और गरीब राष्ट्र के लिए ये सब पैसा खर्च करने का कोई लॉजिक नहीं है, आप समस्या सुलझाने पर ध्यान दीजिए। नेहरू से कह रहे थे, ना नेहरू सुन रहे थे उस समय, और ना ही बीजेपी तो खैर क्या सुनेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए देश, पैसा, ये सब मायने नहीं रखता। उनके लिए केवल पॉलिटिकल नरेटिव मायने रखता है। कश्मीर की समस्या से उत्तर प्रदेश में वोट लिए जा सकते हैं और देश में हिंदू मुस्लिम भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, इसलिए कश्मीर को ऐसा ही बनाए रखना बीजेपी की राजनीति के पक्ष में। ठीक, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। आगे देखिए बाबा साहब क्या कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के रूप में जनमत संग्रह पर जोर दिया। तो कश्मीर समस्या, कश्मीर पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, समस्या सुलझाइए। समस्या कैसे सुलझेगी? तो वो कहते हैं जनमत संग्रह कराइए यहाँ पे। ठीक है, वे भारत सरकार जिस चीज से निपट रही है वे कश्मीर की सैन्य आवंटन का सवाल है। विश्व के इतिहास में जनमत संग्रह का प्रश्न किसी तरह से नया नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई जनमत संग्रह करवाया जा सकता है, दुनिया में पहले भी जनमत संग्रह से देशों की समस्याएं सुलझी हैं। आगे वो कहते हैं कि जनमत संग्रह इस प्रकार से प्रश्नों के निपटारे के लिए उदाहरण खोजने के लिए किसी को प्राचीन अतीत में वापस जाने की जरूरत नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुझे निश्चित रूप से याद है कि 2 प्रश्न थे जिनका समाधान जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। एक था अपर सिसलिया का प्रश्न था और दूसरा असेंस लॉरेंस का प्रश्न था। 2 क्षेत्र थे, सिसलिया, असेंस लॉरेंस। जनमत संग्रह हुआ, जनता से पूछा भाई बताइए किसको कहाँ जाना है, और फाइनली मामला सेटल किया गया। इन दोनों प्रश्नों का समाधान जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था और मुझे यकीन है कि हाँ, ये मेरे माननीय श्री गोपाल स्वामी अयंगर और अपने परिपक्व बुद्धि दूरदर्शिता के साथ इस बात को जानते होंगे। ऊपरी सिसलिया और असेंस लॉरेंस में जनमत संग्रह के संबंध में राष्ट्र संघ के द्वारा की गई कार्रवाई की दिशा में कुछ उधार लेना हमारे लिए संभव नहीं है, जिससे हम कश्मीर में उपयोगी रूप से ले जा सकते हैं और हमारे मामले को जल्दी से सुलझा सकते हैं, ताकि हम रुपए में जारी रक्षा बजट जो कि 50 करोड़ रुपए का है, इसके उपयोग हमारे लोग के लाभों के लिए कर सके। बाबा साहब उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो असेंस लॉरेंस और सिसलिया की समस्या थी जनमत संग्रह के जरिए सुलझाई गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ, जो राष्ट्र संघ उस समय होता था, बाद में यूएन आया, उससे पहले राष्ट्रों का संघ था, लीग ऑफ नेशंस, उसके माध्यम से समस्या सुलझी हुई थी। ऐसा कुछ हम करें और उस उदाहरण से सबक लें और इस मामले को सुलझाएं, ताकि जो 50 करोड़ से ज्यादा का हम रक्षा व्यय कर रहे हैं, बजट बना के बैठे हैं, इस पैसे का उपयोग हमारे लोगों की भलाई के लिए कर सके। ये डॉक्टर अंबेडकर के उस समय की परिस्थितियों पर दिए गए विचार थे, पर ये विचार आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। हमने इस समस्या को धार्मिक समस्या बना दिया है। हमने इस समस्या को एक क्या बोलते हैं
सीमावर्ती विवाद और तमाम सारे विवादों के रूप में चिन्हित कर लिया है। पर परेशानी ये है कि आप ये समस्याएं बनाए रखना चाहते हैं या इन्हें सुलझाना चाहते हैं। सुलझाना तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे होगा। जब विवाद होते हैं और उन्हें सुलझाने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे भी खींचना पड़ते हैं, तब जाके चीजें सुलझती हैं। विवाद ऐसे नहीं सुलझते कि आपको सब मिल जाएगा और सामने वाला कुछ भी नहीं ले पाएगा और विवाद सुलझ जाएंगे। विवाद सुलझाने के लिए बीच के रास्ते निकालने पड़ते हैं। विवाद ऐसे ही सुलझते हैं, और नहीं तो लड़ते रहिए, इसका कोई अंत नहीं होगा। पिछले 70-76 सालों से आप अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं और अमेरिका रूस के पेट भर रहे हैं वहां के हथियार बिकवा बिकवा के, और समस्या वहीं की वहीं है। ठीक। और गरीब देश के लिए सारी चीजें बहुत मुश्किल में है। मैंने आपको बताया भी कितना खर्चा हमारा हो रहा है, उसके बावजूद भी जाने तो नहीं बच पा रही। मर तो 26-27 लोग तब भी गए जब रक्षा बजट में 41,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया, तो भी 27 लोग मारे ही गए। फायदा क्या इस सब खर्चे का। ठीक। आगे वो लिखते हैं, देखिए कि 1951 तक अंबेडकर ने कश्मीर विवाद को हल करने के लिए क्षेत्रीय जनमत संग्रह की वकालत करना शुरू कर दिया था। वास्तव में उन्होंने कश्मीर के विभाजन के लिए दबाव डाला ताकि मुस्लिम बहुल घाटी पाकिस्तान में जा सके। अनुसूचित जाति संघ महासंघ का चुनाव घोषणा पत्र, जिसे उन्होंने 1951 में लिखा था, इस प्रकार कहा। ठीक है। कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं दर्शकों। ये जब बात उठती है कि जो कश्मीर घाटी जिसमें मुस्लिम बहुल्य लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ स्वाभाविक रूप से जाएंगे, ये बात को डॉक्टर अंबेडकर ने पहले समझाया है अपनी किताब में। किताब में वो बताते हैं कि भाई ये जो हिंदू महासभा वाले कहते हैं कि भाई एक राष्ट्र है, और जो कांग्रेसी हैं वो भी एक राष्ट्र कहते हैं। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर भारत में रह रहे हैं, और हिंदू महासभा वाले कहते हैं ये हिंदुस्तानों का है, ये तो विदेशी है, ये राष्ट्र पूरा हमारा है। तो बताते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर पूरा तर्कों के साथ बताते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं में कई रीति रिवाज परंपराएं एक सी हो सकती हैं, लेकिन ना तो ये एक राष्ट्र है ना एक समाज है, ये 2 अलग अलग समाज हैं, और इनकी राष्ट्रीयताओं को भी हमें अलग अलग तरीके से ही लेना होगा। ठीक है। और इसी चीज को समझाते हुए वो पाकिस्तान के विभाजन जो उन्होंने किया था, बाद में मुस्लिम लीग की वजह से हुआ था, वो कहते हैं कि भाई ये चलिए विभाजन हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब भाई मुस्लिम एक अलग विचारधारा है, उसकी एक अलग राष्ट्रीयता है, तो वो अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, तो वो तो स्वाभाविक सा है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या है कश्मीर की, उनका पाकिस्तान का चयन वो मानते हैं स्वाभाविक है, वो करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम है, और क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रीयताएं धर्म के आधार पर ही भारत में बनी हुई हैं। आप जाकर पढ़िए, उन्होंने बाकायदा उस चीज को काफी डिटेल में वहां पे समझाया हुआ भी है। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि भाई जो कश्मीर घाटी का मुस्लिम बहुल एरिया है, उसका पाकिस्तान के साथ में जाना वो तो लगभग तय है। उस समय मुस्लिम चयन करेंगे अपने क्षेत्रों का। उसके बाद बाकी के क्षेत्रों को बचाने की बात वो कहते हैं, लद्दाख के बुद्धिस्ट क्षेत्र को बचाने की बात कहते हैं, वो जम्मू के हिंदू क्षेत्र को बताने की बात कहते हैं, और कहते हैं इनमें अलग जन्म संग्रह कराइए तीनों क्षेत्रों में, और वहां की जनता तय करे कहाँ जाना है। और इससे होगा ये कि हम जम्मू को और लेह लद्दाख को बचा पाएंगे, जबकि कश्मीर घाटी के क्षेत्र के लोग, वो तो आप समझिए जनसंख्या मुस्लिम है, तो वो मुस्लिम क्षेत्रों के साथ ही जाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में ये बात कही गई। अनुसूचित जाति संघ महासंघ के चुनाव घोषणा पत्र, जिसके उन्होंने 1951 में लिखा था, उसमें इस प्रकार कहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति अनुसूचित जाति महासंघ को स्वीकार नहीं है। यदि यह नीति जारी रही तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शत्रुता और दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो जाएगी। दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर में तब ये हिम्मत थी कि वो नेहरू के ये कह पाए, मतलब उस समय कांग्रेस नेहरू हिंदुत्व की विचारधारा की वाहक थी। ठीक है। हालांकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व था, और वो कहते थे कि जो नेहरू की नीति है कश्मीर को लेके, वो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाती, वो स्थिति को वैसे ही बनाए रखने के पक्ष में है, और इससे युद्ध की संभावना है। बाद में 1965 में युद्ध हो भी जाता है। ठीक है। इससे युद्ध होने की संभावना है, और उसमें गरीब भारत के बहुत पैसे खर्च होंगे, बेहतर है समस्या सुलझाई जाए। ये तब बात वहां पे की जा रही है। और आज की जो मोदी सरकार है, इस पे भी यही बात आज भी लागू है कि आपके पास जम्मू कश्मीर समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और
आप 100 बातें कर लें, सॉल्यूशन आपका तब भी नहीं निकल पा रहा, और आप संभावित युद्धों की तरफ देश को ले जा रहे हैं, और इससे कुछ नहीं होगा। देश ने जो 70 सालों में कमाया वो एक युद्ध में नष्ट हो जाएगा, और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भूखा नंगा देश है। भारत को लेकिन इससे बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ठीक, तो पॉलिसी सही रखिए और सॉल्यूशन की तरफ जाइए, और बिगर सॉल्यूशन के आप केवल लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, और सुरक्षा पे खर्चे होते रहेंगे, और ये जो जिद है ये देश के लोगों की क्या बोलते हैं, पॉकेट, यानी उनकी जेब पे भारी पड़ रही है, उन्हें टैक्स के पैसे से ये सब हो रहा है। ठीक, आगे देखिए वो क्या कहते हैं। ठीक है, यदि ये नीति जारी रही तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की शत्रुता और दोनों के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो जाएगी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मानना है कि दोनों देशों की भलाई के लिए जरूरी है कि वे अच्छे मैत्रीपूर्ण पड़ोसी बने। इस प्रायोजन के लिए पाकिस्तान के प्रति अपनाई जाने वाली उचित नीति 2 विचारों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं कि भाई कौन सी नीति पर काम करने की जरूरत है। भारत के विभाजन को रद्द करने की बात नहीं होनी चाहिए। विभाजन को एक स्थायी तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसे दोबारा नहीं खोला जाना चाहिए, और दोनों देशों को 2 अलग अलग संपूर्ण राज्य के रूप में रहना चाहिए। विभाजन खत्म करने की बात होती थी, आज भी बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं पूरा ग्रेटर पाकिस्तान इंडिया है, सब हमारा है। ये सब बातें लड़ाई की तरफ ले जाती हैं, इनसे कुछ समस्याएं नहीं सुलझती, और वो तब भी यही बात कह रहे थे कि भाई ये सब बातें खत्म करिए, विभाजन खत्म करने की बात, ये सब बहस बेकार है, सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे इससे। ठीक, दूसरा वो कहते हैं कश्मीर के विभाजन किया जाएगा, मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, और जम्मू और लद्दाख वाला गैर मुस्लिम क्षेत्र भारत में आएगा। ठीक है, वो इस तरह से बताते थे। दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं, आगे चल के आडवाणी भी अपनी किताब में जम्मू कश्मीर समस्या के लिए इसी तरह के कुछ विचार रखते हैं, मतलब ये कॉपी है डॉक्टर अंबेडकर के। वो ये कहते हैं कि भाई चूंकि जम्मू कश्मीर में जो घाटी का क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसका स्वाभाविक झुकाव जो है धर्म के आधार पे अपने मुस्लिम क्षेत्रों की तरफ हो सकता है। ठीक है, ठीक, ये स्वाभाविक है। हिंदू हो तो हिंदू होने के कारण आपका झुकाव भारत की तरफ स्वाभाविक है, ऐसे ही मुस्लिमों का पाकिस्तान की तरफ झुकाव होना बड़ा स्वाभाविक है। ये हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं दर्शकों, भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। इस डिफरेंस को लेके चलिएगा, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो रही है उस समय की, भारत के मुसलमानों की बात नहीं हो रही, इसलिए ये 2 चीजें अलग लेके चलिए। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये स्वाभाविक है, वो उस तरफ जा सकते हैं और उनका जाना वहां पे स्वाभाविक भी है, और जम्मू और लद्दाख में जो बुद्धिस्ट और हिंदू हैं वो भारत में आएंगे, और यही उसका बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। आगे आडवाणी भी अपने लेखों में बाकी जगह 2004-5 में वो यही बात करते दिखाई देते थे कि भाई हमें जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट लेना चाहिए, 3 राज्यों में। लेह लद्दाख को अलग करना चाहिए, जम्मू अलग करना चाहिए, और कश्मीर अलग कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कश्मीर मुस्लिम बहुल घाटी कभी अलग हो या पाकिस्तान के साथ जाए तो जम्मू और लेह लद्दाख का बुद्धिस्ट क्षेत्र बचा रहे। और आडवाणी ने अपना पूरा विचार डॉक्टर अंबेडकर से कॉपी किया है। ठीक, बाद में ये जो 370 हटाने के बाद नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा है, उसके पीछे भी यही आइडियोलॉजी है जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, आडवाणी कह रहे थे। उसी चीज को इन्होंने अब क्या किया, नए फॉर्मेट में लिखा है। इन्होंने कहा कि भाई 2 यूनियन टेरिटरी होंगे, पहले तो एक ही राज्य था भाई, अब 2 यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए, लेह लद्दाख अलग क्यों किया और जम्मू कश्मीर अलग क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि अगर आगे विवाद होगा तो लद्दाख को अलग रखो, बुद्धिस्ट क्षेत्र है वो, तो जम्मू कश्मीर से संबंध ही खत्म कर दिया आज के डेट में, क्योंकि वो तो अलग राज्य हो गया। समस्या अब केवल जम्मू कश्मीर तक रह गई। ठीक है, और आगे चलकर ये 3 भी कर सकते हैं, समस्या केवल कश्मीर घाटी तक रह जाएगी। ठीक, और ये सारी चीजें वही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए, इन्हीं चीजों को रिपीट कर रहे हैं, और इनकी पॉलिसी भी लगभग वैसी चल रही है। थोड़ी बहुत अपडेट कर लेते हैं क्योंकि इनके हिंदू इंटरेस्ट भी हैं, इसलिए इन्होंने 3 भागों में नहीं बांटा, 2 ही भागों में बांटा। बुद्धिस्ट क्षेत्र जो लेह लद्दाख का वो अलग कर दिया, और जम्मू कश्मीर को एक रहने दिया अभी, क्योंकि आपको पता है इससे विवाद होगा, हिंदू मुस्लिम साथ में रहेंगे तो विवाद होगा, बीजेपी फायदा लेगी, तो अभी फायदा लेने पे इच्छाएं हैं, लेकिन मोटा मोटा उसी दिशा में काम चल रहा है। अगर आप देखें जो बाबा साहब उस समय कह रहे थे उसी चीज को आडवाणी रिपीट कर रहे थे, और उसी चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो यही सब बातें
मोटे मोटे तौर पर बीजेपी दो राज्यों में जब दो यूनियन टेरिटरीज में बांटती है तो प्लान यही है कि ये चीज कभी मतलब हमारे हाथ से जाएगी तो आज की स्थिति में आप देखिए जम्मू कश्मीर की समस्या, लद्दाख तो हट गया, ये लद्दाख हट गया, वो तो यूनियन टेरिटरी है, अब ये वहां समस्या नहीं, समस्या केवल अब जम्मू कश्मीर की रह गई। ठीक है, तो ये दो यूनियन टेरिटरी बना के आधी समस्या तो अलग अलग हो गई। और यही बात डॉक्टर अंबेडकर बहुत पहले कह रहे थे, यही चीज बाद में इन्होंने मोटे मोटे तौर पर उसी दिशा में काम करते दिख रहे हैं। इनके पास खुद के विचार तो है नहीं है, बहुत अधिक तो सॉल्यूशन तो एक ही जने देखेंगे, मतलब चीजों पे सॉल्यूशन देने के लिए खुले दिमागों की जरूरत है। इस देश में खुला दिमाग ना कांग्रेसियों पे था, ना भाजपाइयों पे है, ना आरएसएस वालों पे है। उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना और मुक्त विचारधारा का होना चाहिए, और ये सारी चीजों के लिए आपको बाबा साहब को ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए लोग घसीट के बाबा साहब के पास ही बार बार आना पड़ता है। अगर आप देखें तो अभी फिर वही डॉक्टर अंबेडकर की बार बार बात होने लगती है। इस देश की किसी भी समस्या के लिए समाधान के लिए आपको बार बार डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि खुले दिमाग से एक ही व्यक्ति है जिसने इस देश को समझा, जाना और उसके लिए कुछ बेहतर विचार रखे। ठीक, तो मजबूरी में इन्हें सबको वहीं आना पड़ता है, क्योंकि इनके खुद के दिमागों पे तो बंद दिमाग है ना, वहां तो धर्म हावी है, और जो धार्मिक लोग हैं वो समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। ठीक, तो ये बात वहां पे डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, और इससे वो कह रहे थे कि भाई ये समस्या सुलझ जाएगी परमानेंटली, और भारत का पैसा बच जाएगा, और लेह लद्दाख का बड़ा क्षेत्र जो बुद्धिस्ट है वो, और जम्मू का क्षेत्र जो कि हिंदू है, ये दोनों क्षेत्र भारत में रहेंगे और समस्या कम रहेगी। अब ये चीज है कि आप समस्या को कम कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सुलझा भी सकते हो, या फिर उस समस्या को नासूर बनने दो जो हमने 76 सालों में कर लिया। हमने उस समस्या को नासूर बना दिया आज की डेट, और आज वो स्थिति है कि अब सुलझ नहीं सकते, अब जो पीछे जाने का रास्ता नहीं है। किसी नेता में आज हिम्मत नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ दे, ठीक, यही बात कर दे। सरकार भी चुपचाप ये कर जरूर रही है कि दो राज्यों में बांट दिया, उससे दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकती, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपने माहौल ही ऐसा कर दिया कि समस्या को सांप्रदायिक बना दिया, ठीक, और प्रतिष्ठा का विषय जोड़ दिया। तो ये समस्या सुलझेगी भी नहीं। सुलझाने के रास्ते क्या थे? वही थे जो डॉक्टर अंबेडकर बता के गए थे, और आज भी सुलझाने के रास्ते आपको तभी निकलेंगे जब आप कोई खुले दिमाग से इस चीज के बारे में सोचोगे। पर आप परेशानी है कि ये सब प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, और प्रतिष्ठा के विषय जहां खड़े हो जाते हैं वहां चीजें नहीं सुलझती, क्योंकि वहां कोई भी पीछे कदम हटाने तैयार नहीं होता। ठीक है, दुनिया में सबसे गंदी लड़ाइयां वो होती हैं जिनमें लोग लड़ाइयों को प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि फिर सॉल्यूशन नहीं रहते, फिर जिद रहती है। और जम्मू कश्मीर समस्या पर भी दोनों देशों की जिद ही है, ठीक, प्रतिष्ठा के विषय, और सॉल्यूशन हो भी नहीं सकते। उसके लिए बाबा साहब की तरह खुलकर सोचने की जरूरत है, और हम तो खुल के सोचने के लिए अब, मतलब मैं समझता हूं हम इतने बीमार समाज हो चुके हैं आज की डेट में कि हम किसी भी चीज पर खुल के नहीं सोच सकते। ठीक, ये बड़ी अजीब स्थिति है। आगे देखिए, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को पंजाब जलंधर में एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार ने डॉक्टर अंबेडकर से कश्मीर समस्या के समाधान क्या हो सकता है इस पर विचार पूछे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे डर है कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह भारत के खिलाफ जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जम्मू और लद्दाख की हिंदू और बौद्ध आबादी को पाकिस्तान जाने से बचाने के लिए जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में क्षेत्रीय जनमत संग्रह होना चाहिए। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने तब साफ शब्दों में कही हुई थी कि भाई जम्मू कश्मीर के मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, भाई ये स्वाभाविक है। और आप ये चीज को लेके कितना ही रोना रोते रहो, आज मीडिया में तमाम सारी बातें हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जब इस देश का हिंदू विचारधारा पे भारत में जोड़ने के लिए तैयार है, तो मुसलमानों का, कश्मीर के मुसलमानों का स्वाभाविक झुकाव पाकिस्तान की तरफ होना या स्वतंत्र होना, ये मतलब इसमें क्या है, ये तो समझी जाने वाली बात है। आपको बुरा लगे तो लगे, पर यही तो है, ये कुछ कठोर सच्चाइयां हैं, और समस्या सुलझेगी भी ऐसे ही जब हम कुछ सच्चाइयां स्वीकारेंगे और समस्या की तरफ हल निकालेंगे। ठीक है, तो उस समय ये हल दिया जा रहा था कि भाई 3 अलग अलग जनमत संग्रह करा लीजिए, क्षेत्रीय जनमत संग्रह करा लीजिए। लद्दाख, लेह लद्दाख वाले बुद्धिस्ट हैं, वो तो ऑब्वियसली भारत में मिलेंगे।
जम्मू के लोग हिंदू हैं वो भी भारत में मिलेंगे, कश्मीर घाटी है जहाँ मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, वो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की तरफ उनका स्वाभाविक रुझान है, और वो मान भी रहे थे उस समय कि शायद वो वहीं जाएंगे। ठीक, तो यही सॉल्यूशन होगा बेटर, वो यही बता रहे हैं। आगे देखिए, अपने एक निबंध में उन्होंने यही बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय जनमत संग्रह को प्राथमिकता क्यों दी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे पर हम ज्यादा समय पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं वह यह है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है दर्शकों, डॉक्टर अंबेडकर जब जनमत संग्रह की वकालत करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि भाई जब वो कहते हैं कि भाई कश्मीर में जनमत संग्रह करा लो, जिस मुसलमानों को जहां जाना है वहां जाएं, बुद्धिस्ट और हिंदुओं को जहां जाना है वहां जाएंगे, पूछ लीजिए उनसे, और इसको लेके बड़ी तकलीफ होती है। तो वो कहते हैं कि भाई तकलीफ क्या है, जब भाषा के आधार पर भारत में कई राज्य बने हैं या मांग की गई है, नीचे कर्नाटक और तमाम सारी मांगे चल रही थी, और बंबई राज्य गुजरात से अलग हुआ, ये सब आपको पता है उस समय। तो अगर भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर दो देश बन रहे हैं तो इसमें इतनी तकलीफ क्या है, मतलब यही तो है आपका मॉडल, धार्मिक लोगों का मॉडल, ऐसे ही तो काम करता है, तो इसमें क्या बुराई है। और अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या मुस्लिम है, स्वाभाविक है, तो वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जाएंगे, हिंदू हैं वो अपने हिंदू भाइयों के साथ जाएंगे, बुद्धिस्ट हैं वो अपने बुद्धिस्ट और हिंदू भाइयों के साथ जा सकते हैं, इसमें क्या परेशानी, मतलब ये मानने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये तो स्वाभाविक चयन होते हैं धार्मिक लोगों के। ठीक, तो ये उदाहरण भी वहां पे हैं जब ये बात वो बताते हैं, और फिर वो आगे इसमें कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर हम ज्यादातर समय पाकिस्तान के साथ लड़ रहे वह यह है कि कौन सही और कौन गलत है। मेरे मन में असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन सही है, बल्कि यह है कि सही क्या है। दर्शकों, आज 2025 में भी अगर आप ध्यान दें तो हम इसी बात पे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान गलत है, वो कहते हैं तुम हिंदुस्तान गलत है, वो कहते हैं तुमने कश्मीर दबा लिया, वो कहते हैं तुमने कश्मीर दबा लिया, उस तरफ कश्मीर के नेता हैं हुर्रियत वरियत, वो कहते हैं हम लोग स्वतंत्र हैं, तुम दोनों ने मिलकर दबा लिया। एक अगर आप ध्यान से देखें तो जो डॉक्टर अंबेडकर तब कह रहे हैं 1950 में कि ये जो लड़ाई चल रही है इस बात की ज्यादा चल रही है मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, ये कौन सही है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई मेरी समस्या ये नहीं कि कौन सही है, मेरी समस्या है कि सही क्या है, यानी समस्या कैसे सुलझे। और आज भी होना यही चाहिए कि भाई कौन सही है पे बहस मत करिए, सही क्या है, समस्या कैसे सुलझाओगे भाई, व्हाट इज द सॉल्यूशन। क्या सिंधु नदी का पानी रोकने से समस्या सुलझ जाएगी? ठीक, ये बताइए। और सुरक्षा पे कितना भी पैसा खर्च करते जाओ, कितना भी करते जाओ, अमेरिका और रूस के हथियार बार बार खरीदते रहो, क्या इससे समस्या सुलझ जाएगी? नहीं, समस्या नहीं सुलझेंगी इनसे। समस्या तभी सुलझेंगी जब दोनों देश बैठकर खुलकर इस मुद्दे पर काम करेंगे, और जो वहां के लोग हैं उन्हें भी उसमें शामिल किया जाएगा, तब स्थायी शांति इस क्षेत्र में आएगी, और नहीं तो ये शांति कभी नहीं आ सकती। और भारत में और पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं है इस समय जो इस शांति के पक्ष में हो, ये एक सच्चाई। इसलिए जम्मू कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सकता। हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार आपके सामने रख सकते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि कौन सही है, बल्कि ये है कि सही क्या है। और इस मुद्दे के प्रश्न, इसे मुख्य प्रश्न मानते हुए मेरा हमेशा यही मानना है कि कश्मीर का विभाजन ही सही समाधान है। हिंदू और बौद्ध हिस्सा भारत को और मुस्लिम हिस्सा पाकिस्तान को दे दो, जैसा कि हमने भारत विभाजन के मामले में किया था। हमें वास्तव में कश्मीर के मुस्लिम हिस्से की कोई चिंता नहीं है, ये कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच का मामला है। वे इस मुद्दे पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, वे इस मुद्दे पर अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं, अथवा यदि आप चाहें तो इसे 3 भागों में बांट लें, युद्ध विराम क्षेत्र, घाटी, जम्मू लद्दाख क्षेत्र, और केवल घाटी में जनमत संग्रह होता है तो मुझे डर है कि इस बात का भी प्रस्तावित जनमत संग्रह में, जो कि एक समग्र जनमत संग्रह होगा, कश्मीर के हिंदू और बौद्धों को उनकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान की में घसीटे जाने की संभावना है, और हमें उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिनका हम आज सामना कर रहे हैं पूर्वी बंगाल में। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उस समय जब जनमत संग्रह की बात हो रही थी, जनमत संग्रह वो कह रहे हैं कि भाई इकट्ठा जनमत संग्रह मत कराइए,
अलग अलग करा लीजिए। बुद्धिस्ट और हिंदुओं के साथ अगर इकट्ठा कराओगे तो उन्हें कहीं मुस्लिम बहुल कश्मीरियों की जो ज़्यादा जनसंख्या में उनकी वजह से पाकिस्तान में ना जाना पड़े, तो वो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग करा लो। और हल यही है कि इसका 3 भागों में बांटिए। हिंदू बौद्ध वाला क्षेत्र जो है वो भारत ले ले, और जो पाकिस्तान वाला जो मुस्लिम क्षेत्र है उसकी हमें चिंता नहीं है, वो देख लें उन्हें कहाँ जाना है, स्वतंत्र रहना है, ये उनकी समस्या है। और यही इसके स्थायी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और ये बात आप मानिए कि भाई ये समस्या बनी आज तक इसीलिए है, और सॉल्यूशन आपको वहां की जनता से पूछ के निकालने पड़ेंगे। नहीं तो लड़ते रहिए, अनंत काल तक लड़ते रहिए। ठीक, प्लान बनाते रहिए कि हम 370 हटा के पूरी कश्मीर घाटी से मुसलमानों का सफाया कर देंगे, हिंदू बसा देंगे, ऐसे करेंगे, ये बनाते रहिए। पर मैं समझता हूँ ये सब चीजों से हल नहीं निकलने वाले, प्रॉब्लम परसिस्ट रहेगी। हल वही है कि आप बैठकर, टेबल पे बैठकर वहाँ के स्थानीय लोगों को शामिल करके और क्या बोलते हैं, कुछ बेहतर समझौतों पर जाएं, तो ही इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में और भारत में ऐसे हुक्मरान हैं जो इस सुलझी स्थिति में हैं कि समस्या को सुलझाने के बारे में सोचें, क्योंकि दोनों के पॉलिटिकल बेनिफिट्स इससे जुड़े हुए हैं। ठीक, आगे वो क्या कह रहे हैं, एक तरफा आउटरीच की आलोचना की थी। स्थायी समाधान के अभाव में डॉक्टर अंबेडकर ने कश्मीर में भारत सरकार द्वारा किए गए एक तरफा आउटरीच की संभावना को खतरे के रूप में देखा था। 1953 में भारत की विदेश नीति पर संसदीय बहस में अंबेडकर कश्मीर और शेष भारत के बीच बुनियादी ढांचे के निर्माण के कांग्रेस सरकार के प्रयास की आलोचना कर रहे थे। वे विशेष रूप से इस बात से बेचैन थे कि भारत कश्मीर विवाद का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है। ठीक है, 1953 में भी जब उन्होंने एक भाषण दिया था तब भी वो ये बात कह रहे थे कि भाई आप जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, जवाहर सुरंग वगैरह बना रहे हैं, इन सब चीजों के अलगाववादी लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। आप पहले समस्या सुलझा लीजिए, तब वहां पे खर्चा वर्चा करिए, तभी फायदा इससे होगा। ठीक है, और अभी भी देख लीजिए, हमने इतना खर्चा कर दिया जम्मू कश्मीर में, सुरंग पुल वुल सब बना दिए, पर परेशानी तो वही है ना कि देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां शांति तो है ही नहीं। ठीक, और वहां सेपरेटिज्म जो है, अलगाववाद, वो तो है। ठीक है, और वो आज भी है, और चूंकि मामला धार्मिक भी है तो समस्या उसका आगे भी नहीं सुलझने वाली है। ठीक, आगे वो देखिए क्या कहते हैं, हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य दूसरे देशों की समस्याओं का समाधान करना है, ना कि अपनी समस्याओं का समाधान करना। हमारे यहाँ कश्मीर की समस्या है, हम उसे सुलझाने में कभी सफल नहीं हुए। ऐसा लगता है कि हर कोई भूल गया कि एक समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन हम जागेंगे और पाएंगे कि भूत वहां पर है। दर्शकों, ये व्यंग था डॉक्टर अंबेडकर का। कश्मीर समस्या है, हम भूल गए, हम ये भूल गए कि ये समस्या है, इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक, और जब हम जागेंगे तो हम पाएंगे कि भूत वहां पर है। और ये भूत 22 तारीख को हमारे सामने फिर से आकर खड़ा हो गया था। ये भूत उरी अटैक के समय आकर खड़ा हो गया था, पुलवामा पे खड़ा हो गया था, ये अभी 22 तारीख को फिर आके खड़ा हो गया। क्या बोलते हैं आपके, ये अभी फिलहाल में जो आतंकवादी घटना हुआ उसके संदर्भ में। ठीक, ये बार बार आकर आपके सामने खड़ा होता रहेगा, क्योंकि आप ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है, प्रॉब्लम है। आप पर्दा उस पर कितना भी डाल लीजिए, आप कितनी भी मीडिया के माध्यम से बताइए कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सच्चाई ये है कि देयर इज प्रॉब्लम, समस्या है। और ये समस्या अब स्थायी रूप से बनी हुई है और हम भूल गए कि समस्या है। इसलिए बातें ये हो रही हैं कि बदला लेना है, सर के सर काट के लेके आना है, और क्या बोलते हैं, मुस्लिम आतंकवाद के कील ठोक देंगे, फलानी ढकानी सारी बातें हो रही। भाई आप ये रिकॉग्नाइज तो करिए कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम। आप भूल गए, और भूल जाओगे तो ये भूत बार बार आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जब आप मानोगे कि समस्या है तो हल निकालने की तरफ समाज जा सकता है। आप समस्या को एडमायर ही नहीं करोगे तो फिर
यही भूत बार बार आपके सामने आता रहेगा, कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी क्या बोलते हैं आपके ये अभी जो ये जो घटनाक्रम घटी इसके रूप में आगे भी आता रहेगा, क्योंकि आप भूल जाती हो कि समस्या है। ठीक, बाबा साहब ये तब बात बता रहे हैं 1953 में, कह रहे हैं कि भाई इसे भूलिए मत, दिस इज व्हाट ये प्रॉब्लम है और इसे आपको सुलझाने की जरूरत है, नहीं तो ये परेशानी बढ़ती रहेगी। और देखिए ये सब बातें इतनी पुरानी हैं पर आज भी के प्रासंगिक हमारे सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही। ठीक, इनसे हम भाग नहीं सकते। ठीक, ये समझने वाली बात है। तो डॉक्टर अंबेडकर जन्म संग्रह का चाहते थे, वो चाहते थे कश्मीर को सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यानी बंटवारा किया जाए, तो ही समस्या सुलझ सकती है। ठीक, ये सारी बातें उन्होंने बताई हुई। और वो ये भी चाहते थे कि लेह लद्दाख और कश्मीर का, जम्मू का जो हिंदू क्षेत्र है वो उसे कहीं पाकिस्तान के साथ ना जाना पड़े, उसे सही से जन्म संग्रह करा के भारत में स्थायी उससे मिलाया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने की हुई हैं और ये चीज़ें उनके वॉल्यूम स्पीचेस में भी कई जगह हमें बार बार देखने को मिलती रहती हैं। और ये जो खंड 8 है और हिंदी में 15 है, इसमें तो पूरा डिटेल में ये चीज़ इस किताब के हवाले से बार बार बताई गई है, कैसे हम बहुत सारा पैसा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यय पर खर्च करते हैं। और क्या बोलते हैं, ये पूरा डिटेल है उस किताब में, दर्शकों पूरा एक एक पैसे का खर्चा भी बताया गया है, कितनी सेना है, कितना खर्चा है, कहाँ से पैसा आता है, पूरा एक एक डिटेल उसमें बताया गया। ठीक, और इसके हल निकालना ही भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि हल निकाले बगैर आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझिए। और ये एक और साइट है जिस पर डॉक्टर अंबेडकर की उसी किताब का फिर से रिव्यू भी है, और उसमें भी वही सारी बातें बार दोहराई गई हैं मोटे मोटे तौर पर, कि डॉक्टर अंबेडकर जो है जन्म संग्रह की बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कश्मीर के जो क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांट दिया जाए, उससे समस्या सुलझेगी। और जो सरकार का खर्चा हो रहा है पैसे का, इसे नियंत्रित करने का यही तरीका है कि हम इस समस्या को सुलझा लें। ठीक है, ये बात उन्होंने बार बार लिखी हुई है। और विभाजन को लेके भी उनके साफ विचार थे कि भाई हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, और उन्होंने कई उदाहरण दे के उस किताब में समझाया हुआ है, विभाजन की मांग स्वाभाविक है, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर वो इस किताब में हिंदू मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के दोहरे चरित्रों को भी उजागर करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखिए, इस अध्याय में डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन मुस्लिम लीग के राजनेताओं की घोर लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए कश्मीर पर उनकी राजनीति की पोल भी खोली है। वे लिखते हैं कि भारतीय रियासतों में राजनीतिक सुधारों के प्रति मुस्लिम नेताओं का रुख ये दर्शाता है कि मुस्लिम राजनीति किस तरह से विकृत हो गई। मुसलमान और उनके नेताओं ने कश्मीर के हिंदू राज्य में प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना के लिए प्रचंड आंदोलन किया था। वही मुसलमान, वही नेता अन्य मुस्लिम रियासतों में प्रतिनिधित्व सरकारों की व्यवस्था लागू किए जाने का घोर विरोधी है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की राजनीति का इस कॉन्ट्रोडिक्शन को भी बताते हैं कि ये धार्मिक लोग चीजों को किस तरह से देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम लीग है ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू है, लेकिन जनता जो ज्यादातर है मुस्लिम है, इसलिए ये हमारा है। दूसरी तरफ हैदराबाद में, जहां बड़ी क्षेत्र में जनसंख्या, हैदराबाद में असुर वगैरह जनसंख्या हिंदू बहुल है और राजा मुस्लिम है, तो वो कहती है चूंकि राजा मुस्लिम है इसलिए ये क्षेत्र हमारा। तो वो कहते हैं भाई ये दोहरे मापदंड अपनाते हैं, समय क्षेत्र जगह के हिसाब से 2-2 पैरामीटर लेके चलते हैं, इनका कोई एक पैरामीटर नहीं है। इसी तरह हिंदू महासभा का भी यही खेल है कि भाई जहां सुविधा होती है वहां राजा हिंदू है इसलिए क्षेत्र हमारा है, और जहां सुविधा होती है वहां, जैसे कश्मीर में राजा हिंदू है इसलिए कश्मीर हमारा है, अब जनता मुस्लिम उससे हमें लेना देना नहीं। ठीक है, ये हिंदू महासभा का पक्ष है। ठीक, और जहां असुविधा होती है वहां पर वो उल्टा लेके चलते हैं कि भाई हैदराबाद में देख लीजिए, क्योंकि वहां पे जनता ज्यादातर मैसूर हैदराबाद में हिंदू है इसलिए क्षेत्र हमारा है। इनका भी यही उल्टा चलता है। ये भी उन्होंने बताया कि इनकी राजनीति बड़ी विरोधाभासी है हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की, और इनका उद्देश्य केवल ये है कि भाई किसी तरह से अपने हितों को साधा जाए। ठीक है, ये इसी तरह की राजनीति लेकर चला करते हैं। फिलिस्तीन इजराइल का भी उदाहरण वहां पे दिया, फिलिस्तीन का भी उदाहरण है कि कैसे
फिलिस्तीन में इजराइल के कब्जे का विरोध है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये क्या बोलते हैं फिलिस्तीनियों का है, क्योंकि जनता उनकी है, ठीक। और यही चीज फिर कश्मीर में आके पलट भी जाती। तो ये बस ऐसे ही हैदराबाद वगैरह में पलट भी जाती। तो उदाहरण भी इन्होंने दिए कि इस तरह की राजनीति खेलते हैं, ये दोहरी राजनीति चलते रहते हैं और इनके कोई स्थायी पैरामीटर नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए। ये बात भी यहाँ पे समझाई हुई है, डिटेल में बताई हुई है और काफी रोचक है इस सब चीज को लेकर, ठीक। आगे देखिए, फिर वो एक जगह आत्मनिर्णय पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं, वो आत्मनिर्णय पर भी बात बताते हैं कि इस पुस्तक में आगे डॉक्टर अंबेडकर ने फिलिस्तीन, कश्मीर, हैदराबाद और अन्य प्रांत के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के मामले में भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के चरित्रों को उजागर करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम आत्मनिर्णय जनता द्वारा होना चाहिए। यह बिंदु इतना सरल है कि इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ये बात मैंने इससे पहले भी बताया कि वो ये साफ कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनता तय करे कि वो क्या करेगी, कहां जाना चाहती है, नेता तय ना करें। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये कौन होते हैं ये सब तय करने वाले? आत्मनिर्णय का अधिकार तो जनता का होता है। किसी क्षेत्र की जनता कहीं रहना चाहती है, कहीं नहीं रहना चाहती, जनता के पास होना चाहिए। और वो उल्टा रहा है कि हिंदू महासभा खड़ी हो जाती है, मुस्लिम लीग खड़ा हो जाती है और ये मिलकर तय करने लगते हैं कि भाई धर्म के आधार पे कि क्या बोलते हैं कोई क्षेत्र किसका रहेगा। और वो कहते हैं ये गलत चीज है कि आत्मनिर्णय का अधिकार वास्तव में जनता के पास होना चाहिए और इसीलिए वो जनमत संग्रह के पक्ष में भी दिखाई देते हैं, ठीक। चलिए, ये सारी चीजें भी यहाँ पे विस्तार से बताई गई हैं। और फिर निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कश्मीर पर डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण अत्यंत यथार्थवादी और समाधान परक थे। पाकिस्तान के साथ कई युद्धों के लगातार चले छद्म युद्ध में भारत के जितने संसाधनों की बर्बादी हुई है, जिस तरह से सुरसाह के मुंहों की तरह साल दर साल बढ़ते रक्षा बजट ने मानव संसाधन विकास की प्राथमिकता से बाहर कर रखा है, ये सब देखते हुए लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बात समय रहते मान ली जाती तो इस समस्या का एक व्यवहारिक और चिरकालिक समाधान संभव हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे ये कंक्लूजन के तौर पे भी बताया गया। अब दर्शकों, समस्या ये कि हम इतने आगे निकल गए अपनी सांप्रदायिकता में, अपनी घृणा में, और मतलब उस विचार के साथ जीते जीते हमें 70 साल हो गए, ठीक। और ये विचार ये है कि भाई कश्मीर हमारा है, ठीक। मतलब आप सुनना भी नहीं चाहते इस चीज को कि कश्मीर के साथ विवाद क्या था, किन परिस्थितियों में कश्मीर का विलय हुआ और किन परिस्थितियों में विलय पत्र पे साइन किए गए और वहां की जनता क्या चाहती थी, जनमत संग्रह क्यों नहीं हुए, लोगों की इच्छाएं क्यों पूछी नहीं गई, ये सब आप नहीं सुनना चाहते। कोई भी नहीं सुनना चाहता भारत में, जबकि ये यही तो चीजें हैं जिनके आधार पर चीजें तय होनी चाहिए थी। बात कब्जाई मानसिकता की है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र पे हमारे कब्जे थे, इसलिए हमारा है। जनता क्या चाहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। दोनों तरफ के देशों की यही रवैये हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान ना तब निकले थे ना अब निकल पाएंगे, ठीक। और ये लड़ाई हमेशा के लिए चिरकाल, अनंत काल तक चलती रहेगी। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है, सुरसा राक्षसी थी, उसके मुंह में पैसा साल दर साल चल जाता रहेगा और ये पैसा जो है बजट के रूप में खर्च होता रहेगा। और इस देश की जनता जिससे शिक्षा की जरूरत है, हमारा शिक्षा बजट कम है लेकिन हमारे रक्षा बजट बहुत बड़े बड़े, ठीक है। जबकि इस देश के लोगों को शिक्षा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, आवास की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत है। पर परेशानी है कि हम एक महंगा शौक पाल लिए हैं और उस पर साल दर साल खर्चे करते जा रहे हैं और इसमें हमारे घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएं उसकी भी हमें कोई चिंताएं नहीं है। बात कड़वी है और सच में हम यही तो कर रहे हैं, ठीक। और कोई हल नहीं है इससे। हम अब तो खैर इतनी आगे निकल आए कि ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रैग्मेटिक विचार सुनने, समझने की, बोलने की हिम्मत तो किसी में देश में बची नहीं, ठीक। वो तो आप और हम अम्बेडकराइट हैं तो हम आपस में चर्चाएं भी कर सकते हैं। हाँ, आम लोगों की तो हिम्मत भी नहीं है इस माहौल में इस तरह की खुली बात कहते, ठीक। एक दो लोग कह भी देते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। पता है ना आपको, अरुंधति राय पर अभी भी केस चल रहा है, वो यही सब बातें तो करती है, ठीक।
उन पर अभी भी केस चल रहा है। पर परेशानी है कि आप सुलझाओगे कैसे इस समस्या को। मेरा ये बार बार यही कहना है कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है। भाई आपको अगर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से समस्या है, चलिए ठीक है, मत मानिए। मैं ये पूछता हूँ कि बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस बताएं कि उनके पास इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या लड़ते ही रहना है? और क्या हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या गरीब भारत अपनी मेहनत के पैसे की कमाई ऐसे ही सुरक्षा में खर्च करता रहेगा और बड़े बड़े हथियार अमेरिका और रूस से खरीदता रहेगा और ये सब चलता रहेगा? और इतने सब के बावजूद भी, बड़े राफेल खरीदने के बावजूद भी और तमाम हथियार खरीदने के बावजूद भी, कोई 2 कौड़ी के आतंकवादी आकर अंदर घुस के 27-28 लोगों को मार जाएंगे और आप मुंह देखते रहोगे? क्या यही चलता रहेगा? क्योंकि भाई आपके पास सॉल्यूशन तो है नहीं, तो मुझे तो लगता नहीं आप इसे रोकने वाले हो। इनफैक्ट रोकने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो ये जो सर्कस चल रहा है, सर्कस का क्या बोलते हैं, पटाक्षेप कैसे होगा, अंत कैसे होगा? और अंत के लिए आपको बैठकर टेबल पे शांति से कुछ चर्चाएं करनी होंगी और अपनी जो घृणा वाली पॉलिटिक्स है इसे दूर रखना होगा। ठीक, और डॉक्टर अंबेडकर तो एक व्यवहारिक बात कह रहे हैं जिस बात में कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक, और परेशानी है कि भारत की राजनीति में जो राजनेता हैं वो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं दोनों तरफ से, इसलिए वो इस तरह के सुलझे विचारों पर सहमति नहीं दे सकते और ये चीज सुलझने वाली भी नहीं है। और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं, वो कभी चीजों को सुलझने भी नहीं देंगे। ठीक है, जैसा कि आपने कल भारत के जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं उनका बयान भी सुना, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सॉरी, उनका बयान भी था कि वो कल बता रहे थे कि भाई हम तो भारत में आतंकवादी घटनाक्रम लंबे समय से करा रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि भाई ये तो अमेरिका और ब्रिटेन की देन है। आप उनका पूरा भाषण सुनिए, वो यही कह रहे हैं। और अमेरिका ब्रिटेन ने जो किया है वही हम कहा है, वही हमने किया है, और अब ये अमेरिका ब्रिटेन पीछे भी नहीं हट सकते इससे, क्योंकि ये आपने ही तो करवाया ये सब। ठीक, तो इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी जुड़े हुए हैं, पर इन सब के बावजूद भी ये समस्या सुलझानी तो भारत पाकिस्तान को ही है। ठीक, बाकी लोग तो रहेंगे, वो तो कोशिश करते रहेंगे कि समस्या बनी रहे और वो अपने लाभ लेते रहें, पर ये दोनों देश मिलकर अगर इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो कुछ स्थायी समाधानों के बारे में सोचें, और नहीं तो केवल खून खौलाने हैं और क्या बोलते हैं ये कहते हैं कि भाई अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर एक दूसरे की जनता के साथ लड़ाइयाँ लड़नी है, तो लड़ते रहिए, कुछ हल नहीं निकलने वाला इससे। ये मान लीजिए कि आप कितने भी भारत में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार कर लीजिए और कितना भी पाकिस्तान वहां के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर ले, लेकिन ऐसी समस्याओं के हल निकलेंगे नहीं। ठीक, ये चलती रहेंगी। हल निकालने के लिए आपको बैठकर टेबल पर सही समझौते वाली बातें करनी पड़ेंगी, और नहीं तो फिर तैयार रहिए, फिर कोई आएगा, फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर घटनाक्रम घटेगा और फिर ये परेशानी परसिस्ट बनी रही। और जिद और सनक और जुनून और इतिहास के नाम पर दावे, ये इनसे समस्याएं नहीं सुलझती। ठीक, इनसे समस्याएं उलझती हैं। ठीक है, और आगे भी ये उलझती ही रहेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचार हैं, ये बड़े प्रैग्मेटिक हैं, और जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के विचार समाज की किसी भी समस्या पर वो प्रैग्मेटिक भी रहते हैं, क्योंकि वो सुलझाने की बात कहते हैं। ठीक है, वो समस्याओं के सुलझाने की बात कहते हैं, इसलिए हो सकता है ये कुछ लोगों को हजम ना हो। ठीक, लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि आप सुलझा तो ऐसे ही जाएगा और कोई तरीका आपके पास मौजूद नहीं है। ठीक, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, सो आपके विचार जो भी हों, आप इतिहास के नाम पर जो भी कुछ मानते हों, उससे कुछ नहीं होने वाला। समस्या सुलझाने के लिए आपको कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी, तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर की समस्या सुलझेगी। ठीक, नहीं तो यही राजनीति चलती रहेगी, लड़ो मरो, आम जनता मरती रहेगी, पॉलिटिशियंस के आधार पर वोट मांगते रहेंगे, और जम्मू कश्मीर के हाल बदस्तूर वही बने रहेंगे जो अभी हैं, और आगे भी सुधार होती स्थितियां
नहीं दिखाई देती। ठीक है दर्शकों, तो ये प्रैग्मेटिक अंबेडकर यानी डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं और जम्मू कश्मीर समस्या पर नजरिया है जो डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से हमने रखा है। ये नजरिया 1940-1950 उस दौर का है। हो सकता है कई चीजें आपसे हजम ना हो, क्योंकि तब से आप 70 सालों में आपके विचार कई स्थायी बन गए हैं। ठीक है, और ये सुनकर आपको तकलीफें हो सकती हैं, पर 40-50 के दौर में डॉक्टर अंबेडकर कश्मीर समस्या को इस नजरिए से देख रहे थे। ये उनका व्यू पॉइंट था, ये उनके दृष्टिकोण थे। ठीक, सोचिए, इस पे विचार करिए। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद दर्शकों कुछ और मिथ्स हैं जो बार बार उठती रहती हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। और उसमें से एक मिथ ये भी है कि भाई धारा 370 का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया था। जब धारा 370 हटाई जा रही थी, तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया। उस समय के जो मंत्री थे अर्जुन राम मेघवाल, वो भी ये बात कहते हैं, और तमाम सारे बीजेपी के नेता बार बार धारा 370 के विरोध में थे डॉक्टर अंबेडकर, ये बार बार कहते हैं। अमित शाह ने भी ये बात की, वेंकैया नायडू उस समय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात की कि डॉक्टर अंबेडकर धारा 370 के विरोध में थे। और क्या बोलते हैं, ये बात आई कहाँ से और इस बात का आधार क्या है, तो बताते हैं कि भाई एक किताब है, उस किताब के आधार पे बताते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर की एक बार शेख अब्दुल्ला जो वहां के नेता थे, उनसे बात हुई। ठीक है, और उनसे बात करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि श्री अब्दुल्ला, आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, आप चाहते हैं कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करे और अपने क्षेत्र, आपकी सीमाओं की रक्षा करे और क्षेत्र में सड़कें बनवाए, खाद्यान्न उपलब्ध कराए, कश्मीर को भारत के समान दर्जा मिले, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि भारत को किसी भी नागरिक को कश्मीर में कोई अधिकार मिले। भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर सहमति देना भारत के हितों के विरुद्ध विश्वासघात होगा और भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने देश के हितों के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। ये बड़ा स्टेटमेंट पढ़ा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने वहां के तत्कालीन नेता जो थे अब्दुल्ला, उनसे कहा और 370 का विरोध किया। ठीक है, ये बात बार बार छपी और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने बार बार छापी, और इसका उन्होंने रेफरेंस, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि भाई ये बात जो है ये A.N. बूसी एक लेखक हैं, उनकी किताब में छपा था। ठीक है, फिर जब इस चीज की पड़ताल की गई कि A.N. बूसी ने किस जगह से रेफरेंस लिया, तो हमें पता चला कि A.N. बूसी ने ये रेफरेंस लिया हुआ था, एक और लेखक थे, क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, बोसा। ठीक है, बोसा ने एक और लेखक थे, बूसी ने ये जो क्या बोलते हैं रेफरेंस लिया था, ये एक लेखक थे भोसा, उनका एक आर्टिकल था, उससे लिया हुआ था। और ये आर्टिकल भोसा ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जो छपा था, उस भोसा ने भी ये रेफरेंस कहाँ से लिया, तो उन्होंने बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता थे बलराज मधुक, उनसे लिया। बलराज मधुक कौन थे, तो ये आरएसएस के नेता थे तब के पुराने, और वो जीवन भर कश्मीर को लेकर आंदोलन करते रहे। और आरएसएस के नेता बलराज मधुक, और 1956 में मृत्यु के बाद ये बात उनकी किताब से, उनके हवाले से छापी गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने फारूक अब्दुल्ला से ये कहते हैं जो शाह अब्दुल्ला थे, उनसे कभी बात की, उसके बाद 370 का विरोध किया, ऐसा कोई रेफरेंस उपलब्ध नहीं है। ये ऐसा है कि भाई एक आरएसएस का नेता था, क्या बोलते हैं, बलराज मधुक, उसने ये बात कही। फिर दूसरा नेता था, क्या बोलते हैं, उसने इस चीज को छापा। और तीसरा एक और लेखक था भूसी, उसने अपनी किताब में छाप दिया। इस तरह से ये बात क्या बोलते हैं प्रचार में आ गई, जबकि इसके कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। और इस चीज का फैक्ट चेक किया गया तो ये बात झूठ निकली कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रैक्टिकली कभी 370 का विरोध किया था। ठीक, तो इसके कोई एविडेंस नहीं है, वो इसके पक्ष में थे, वो इसके विरोध में थे, ऐसे कोई रेफरेंस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आर्टिकल 370 को लेके ऐसे कोई रेफरेंस उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। इस तरह से ये लोग फर्जीवाड़ा करते रहते हैं और निरंतर ये इस तरह की जानकारियां
हमारे सामने भ्रामक रूप से रखते रहते हैं। उद्देश्य है बीजेपी के एजेंडे को सेट करना। ठीक, तो ये एक और फैक्ट था। इसके बाद एक और बात भी थी, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी है पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने कहीं ये लिखा है कि भाई क्या बोलते हैं पूरे मुसलमानों का हस्तांतरण होना चाहिए बंटवारे के समय, क्या ऐसा लिखा हुआ है? तो इस चीज को भी फैक्ट चेक किया गया है। और क्या बोलते हैं, एक साइट है देखिए, डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एनालिसिस, इसने इस चीज का फैक्ट चेक किया है। और ये क्या कहते हैं, मैं आपके सामने थोड़ा रख देता हूं कि क्या अंबेडकर ने कहा था कि जब तक कि एक भी मुसलमान देश में है ये बंटवारा अधूरा है। इसका फैक्ट चेक किया गया है और ये 2022 का फैक्ट चेक है, जिसमें उन्होंने ये जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे से चेक किया है। तो सोशल मीडिया पे डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से दावा किया जा रहा है, कोई जनार्दन मिश्रा है उनका ये क्या बोलते हैं ट्वीट था, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर 123 में ये लिखा है कि इस देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ है और जब तक एक भी मुसलमान इस देश में है ये बंटवारा अधूरा है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं ऐसा कहा है। क्या ये ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान अथवा पार्टीशन ऑफ इंडिया में पेज नंबर 123 में ये सब लिखा है? तो इसका फैक्ट चेक करने पर ये पाते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी ये जो बात लिख रहे हैं, मोदी जी के साथ फोटो भी है इनका, 2022 में से ये प्रचलित हुई ये बात क्या बोलते हैं इस फैक्ट चेक में झूठी निकली हुई है। इस वायरल दावे की जब पड़ताल की गई तो ये जो किताब है डॉक्टर अंबेडकर की पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, ये उपलब्ध है। इसके पेज नंबर 123 पर सावरकर के हवाले से कुछ विचार जरूर लिखे हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं सावरकर के हवाले से, लेकिन अंबेडकर ने इस पेज पर कहीं पर भी अपने विचार और मत नहीं लिखे हैं। और नीचे इस किताब का पेज नंबर भी दिया हुआ है बाकायदा, खंड 15 का देखिए ये पूरा पेज है। यहाँ पर ये कोई बात नहीं लिखी। हाँ, सावरकर ने कुछ क्या बताया वो जरूर है, लेकिन इस तरह की कोई बात यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक, तो इन्होंने जो फैक्ट चेक किया उसके हिसाब से ये इसके अलावा आगे पेज नंबर 119 130 तक भी पढ़ते हैं, जिसमें सावरकर के हवाले से कई बातें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं कि सावरकर ऐसा कहते थे, ये सब बातें लिखी हुई है। लेकिन ये सब जो पूरा दावा है कि भाई अंबेडकर ने कहा था कि जब तक एक भी मुसलमान देश में है ये बंटवारा अधूरा है, ये दावा इनके फैक्ट चेक में गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इस तरह का उस पेज पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी और पेज पे दावा हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। ठीक, तो एक और चीज थी जो आप में से कई सारे लोगों ने मुझे भेजी हुई थी इसके फैक्ट चेक की, तो ये चीज तो दावे में फिट नहीं बैठती। कम से कम पेज नंबर 123 का जिसकी बात कर रहे हैं वो तो नहीं। ठीक, उस तरह से एक और दावा किया जाता है इस किताब को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर की किताब को लेकर, और जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर की किताब को कई बार कोट करते हैं। ठीक है, ऐसी एक और साइट है ओपी इंडिया, ये आप जानते हो टुन्नियों की साइट है, ये बार बार इस तरह की चीजें लिखती है। 2021 के एक आर्टिकल है जिसमें लिखी है डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के, उसमें ये लिखते हैं कि पढ़े कि इस्लाम और भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे। और ये डॉक्टर अंबेडकर की किताब से कुछ कुछ निकाल कर क्या बोलते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों का भी क्रिटिसिज्म किया था। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो हिंदुओं के की भी जम से क्रिटिसिज्म किया है, इस किताब में भी किया है, ये जो किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक, पर अब जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं इनकी समस्या ये कि ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदुओं का जो किया है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का भी क्रिटिसिज्म किया है। और ये सही बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस किताब में 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की विवेचना की है तो मुसलमानों की जो राष्ट्रीयता है, जो धर्म के आधार पर उनकी विचारधारा है, उसकी भी विवेचना की है, उनकी धार्मिक संरचना की भी बात की है, उसमें महिलाओं की स्थिति की भी बात की है, सभी चीजों पर बात की है और आलोचना समीक्षा सभी की है। और बराबर से क्रिटिसिज्म है, जितना हिंदुओं का क्रिटिसिज्म है उतना ही मुसलमानों का भी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, फिर इसमें दावा क्या है उसे मैं आपकी तरफ लेके चलता हूं। आगे इसी चीज को बड़े पैमाने पे माई नेशन इंडिया है वो भी कहती है कि जय भीम जय मीम बोलने वाले कहने वालों को क्या पाकिस्तान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पढ़े हैं, किताब के हवाले से बताती है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जय भीम जय मीम बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों की आलोचना की है। ये आलोचना तो की है पर इसमें
उन्होंने मुसलमानों को क्या दूर रहने की बात की है, ये सब तो वहां पे कुछ है नहीं। आगे एक और साइट है अमर उजाला। अमर उजाला में एक व्यक्ति है प्रखर श्रीवास्तव। ये वो व्यक्ति है जो बड़े पैमाने पे इस किताब के हवाले से मुसलमानों को टारगेट करता रहता है, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके। बहुत जगह आपको, ज्यादातर जगह ये प्रखर श्रीवास्तव के ही लेख मिलेंगे, और ये बार बार डॉक्टर अंबेडकर की किताब दिखा के कहता है देखो मुसलमानों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ये सब कहते थे। और इसमें कुछ दावे किए गए हैं हिजाब को लेकर, और ये भी फैक्ट चेक करने के लिए आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे। ये दावों में कितनी सच्चाई है, थोड़ा इसे भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये प्रखर श्रीवास्तव का जो लेख है अमर उजाला का 2022 का, इसमें ये बता रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और बुर्का प्रथा, ठीक है। और बुर्का प्रथा को लेकर ये बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो किताब है जो 40 के दशक में लिखी हुई थी, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इसमें वो डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से बता रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक के 10वें अध्याय के पेज नंबर 231 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, ऐसा प्रखर श्रीवास्तव बता रहा है कि पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाओं और अन्य जाति की महिलाओं से पिछड़ जाती हैं। वो किसी भी तरह की बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, जिसके चलते उनमें एक प्रकार की दासता और हीनता की मनोवृत्ति बनी रहती है, ठीक है। अब दर्शकों ये चीज तो मतलब इसमें गलत क्या है मुझे नहीं समझ में आया। ये तो सच्चाई है, पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिला क्या, हिंदू महिला भी पिछड़ जाती हैं और बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं, और इसकी वजह से उनकी मनोवृत्ति, हीनता की मनोवृत्ति पर विकसित हो जाती है। अब ये तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिसके लिए फैक्ट चेक किया जाए, ये तो लगभग सही सी बात है। आगे देखिए, उनमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि वे घर की चार दीवारी के बाहर अन्य किसी से बात में रुचि ना ले, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसा 131 231 पर लिखा हुआ इस किताब में, और ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा हुआ है, पर हम आगे फैक्ट चेक भी कर देंगे। पर इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, मतलब पर्दा प्रथा को लेके अगर डॉक्टर अंबेडकर ने एक कहा भी है तो ये तो सही बात है। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, और ये चीज उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। पर्दा प्रथा, ये सच्चाई है, उनकी प्रगति को भी खत्म कर देती है। इसमें गलत कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं कि पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निस्सहाय, शर्मीली और जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के अयोग्य हो जाती हैं। भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से समझ सकता है कि पर्दे की समस्या कितनी व्यापक और गंभीर है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में जो एक चैप्टर था, मैंने ऊपर हवाला दिया था पेज नंबर 217 से लेकर नीचे तक का, वहां मुस्लिम समस्याओं पर चर्चा करते रहते हैं, और उसमें 3 तलाक, क्या बोलते हैं, 4 शादियां, मुसलमानों की जीवन शैली, सब पर चर्चा की गई है, और अच्छी खासी आलोचना, क्रिटिसिज्म किया गया जैसे हिंदुओं का करते हैं, ठीक। और वहां पे पर्दा प्रथा पर भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचार रखे हुए हैं, और ये विचार, इसी विचार को ये प्रखर श्रीवास्तव रख रहा है। और ये विचार में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत क्या बोलते हैं समस्या है, मतलब ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि पर्दे की वजह से मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खराब होते हैं। पर्दे की वजह से उनके अंदर समाज की साहस करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, वो शिक्षा से दूर रही हैं। ये सारी चीजें बड़ी साफ सी हैं। इन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो है नहीं जिसको लेकर कोई क्या बोलते हैं चिंता दर्शाए। ये सारी बातें अपने आप में सही हैं। पर्दा प्रथा की वजह से मुस्लिम महिलाओं को बहुत समस्याएं हुई हैं। आगे वो कहते हैं कि भारत में पर्दा करने वाली महिलाओं की विशाल संख्या, ये सब इसमें बताई गई है। और नीचे वो लिखता है, क्या बोलते हैं प्रखर श्रीवास्तव, कि डॉक्टर अंबेडकर समाज का गहरा अध्ययन करते थे, उसके बाद ये अपनी बात रखते थे। उनके मुताबिक बुर्का या पर्दा प्रथा का असर सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं पड़ता, बल्कि गलत असर पुरुषों की मानसिकता पर भी पड़ता है, ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पे पर्दा प्रथा का पुरुषों पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है ये भी बताया गया है। और क्या बोलते हैं, आगे देखिए, इस बारे में उन्होंने जो लिखा है वो कुछ लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है। अपनी किताब के पेज नंबर 231 पर वे आगे लिखते हैं कि पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। दर्शकों, ये बराबर बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। महिलाएं पर्दा करती हैं, पुरुषों से दूर रहती हैं। मुस्लिम समाज में महिला और पुरुष एक दूसरे से दूर रहते हैं, कुंठित रहते हैं, और इसकी वजह से उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कई परेशानियां पैदा होती हैं। 100% सटीक बात है,
और विश्लेषण भी यहाँ पे बिल्कुल सटीक है। आगे क्या लिखा है, पर्दा प्रथा में मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पर्दा प्रथा के कारण कई मुसलमानों ने अपने घर परिवार से बाहर की महिलाओं से कोई परिचय नहीं कर पाता है। ठीक, सही है। घर की महिलाओं से भी उसका संपर्क यदा कदा बातचीत तक ही सीमित रहता है। बच्चे और वृद्धों के अलावा पुरुष अन्य महिलाओं से हिल मिल नहीं सकता है, अपने अंतरंग साथी से भी नहीं मिल पाता है। महिलाओं से पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर, आगे देखिए, विकृत प्रभाव डालती है। ऑब्वियस है, ये केवल मुसलमानों के संदर्भ में नहीं, तो हिंदुओं के संदर्भ में भी लिखा है उन्होंने पर्दा प्रथा को लेके। ठीक है, हिंदुओं से तुलना भी की है नीचे। ये और बात है, केवल एक पक्ष बताते हैं। ठीक है, और पर्दे की वजह से महिला पुरुष मिल नहीं पाते तो कुंठाएं पैदा होती हैं। कुंठाएं पैदा होती हैं तो मनोवैज्ञानिक रोग पैदा होते हैं, और मनोवैज्ञानिक रोग पैदा होते हैं तो व्यक्तिगत जीवन और बाकी का जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। और जो स्त्री पुरुषों के बीच के जो क्या बोलते हैं स्वाभाविक यौन संबंध हैं, ये अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी सच्चाई है। ठीक, और पुरुषों के ऊपर इसका इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि मदरसों में बहुत सारे मौलवी छोटे छोटे बच्चों के क्या बोलते हैं यौन दुराचार करते हैं। ये एक सच्चाई है, पाकिस्तान की 100 रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक, और इसके पीछे पर्दा प्रथा एक बड़ा कारण है, क्योंकि महिलाओं से संपर्क स्थापित करने के मौके ने नहीं मिले, कुंठित है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इसी बात को कुछ अलग शब्दों में कह रहे हैं। ठीक है, और यही बात यहाँ पे की गई है। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत अलग हो और गलत भी हो। आगे देखिए, ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल पर विकृत प्रभाव डालती है। ये कहने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषक की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी सामाजिक प्रणालियों से जो पुरुष और महिलाओं के बीच से संपर्क को काट दे, उससे यौनाचार के प्रति ऐसी अस्वस्थ प्रवृत्तियों का सृजन होता है जो अप्राकृतिक और गंदी आदतों और साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ लोग इस पूरी बात को गलत संदर्भ में रख देते हैं, विशेषकर बीजेपी आरएसएस के लोग, कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में, ऐसा मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं हो रही, पर्दा प्रथा का मुस्लिम पुरुषों पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ये क्लियर करिए पहली चीज। ठीक, और चूंकि महिला पुरुष मिल नहीं पाते, कुंठित रहते हैं, इसकी वजह से उनके जो बीच के जो यौनाचार के संबंध है, पुरुषों के अंदर जो कुंठा है, ये अस्वस्थ यौनाचार में बदल जाती है। ठीक है, ये कह रहे हैं बाबा साहब। और अप्राकृतिक और गंदी आदतें विकसित हो जाती हैं पुरुषों में। ठीक, शुद्ध हिंदी में जो मौलवी छोटे छोटे बच्चों का शोषण करते हैं ना, मस्जिदों में और तमाम सारी जगह, ये कह रहे हैं बाबा साहब, ये महिलाओं के विरुद्ध नहीं कहा जा रहा। होता क्या है कि बीजेपी आरएसएस के लोग इसे गलत संदर्भ में रख देते हैं। बात बिल्कुल सही है, पुरुषों के संदर्भ में है, मुस्लिम पुरुषों के संदर्भ में, उनकी कुंठाओं के संदर्भ में है। और ये मौलवियों के वो दुराचार करने वाली अप्राकृतिक और गंदी आदतें जो विकसित हुई हैं, ये इस पर्दा प्रथा के कारण है। ये बात बता रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, और ये 100% सटीक विश्लेषण है। ठीक, ये महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। तो कुछ लोग इसे महिलाओं के विरुद्ध बता रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध नहीं, पुरुषों की बात यहाँ पे हो रही है। और पुरुषों की जो अप्राकृतिक और गंदी आदतें हैं, जो बच्चों के दुराचार वगैरह करने की है, ये उस संदर्भ में कही गई बात है। और इसका कारण पर्दा प्रथा को यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ। और ये जो रेफरेंस है ये सही है, ये मैंने क्रॉस चेक किए हुए हैं, ये बिल्कुल ये सब बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। ठीक है, और पुरुषों के संदर्भ में लिखी हुई, बस महिलाओं के संदर्भ में नहीं लिखी हुई है। ये जो टुन्नियों लोग होते हैं, ये सारे कोटेशन में पुरुष को गायब करके ये कह देते हैं कि महिलाओं के बारे में लिखा है। नहीं, महिलाओं के बारे में नहीं, पुरुषों की गंदी आदतों के बारे में लिखा है। और पुरुषों में जो गंदी आदतें पैदा हो रही हैं, ये इसका रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक, हालांकि ये इस आर्टिकल में तो सही लिखा हुआ है, ठीक, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फेसबुक ट्विटर पर वो पुरुष गायब करके महिलाओं का संदर्भ में ये चीज बताते हैं और गलत तरीके से इसे कोट करते हैं। तो बस इतना सा चालाकी है। बाकी ये सही है कि ये सारी बातें उस किताब में लिखी हुई हैं, और पर्दा प्रथा के नुकसान के बारे में लिखा हुआ है,
और पुरुषों पर इसके कितने गंदे प्रभाव पड़ते हैं ये भी उन्होंने लिखा है, और शब्द उनके जो हैं बड़े सदे हुए। ठीक, ये पुरुषों के संदर्भ में। आगे देखिए, वो आगे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। पर्दे का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, सच्चाई है। वो खून की कमी, टीबी, पायरिया और अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह पाता है, और उनकी कमर भी झुक जाती है। उनकी हड्डियां देखिए निकल आती हैं, हाथ पांव में खम पड़ जाते हैं, और वे कुरूप हो जाती हैं। पसलियां, जोड़ों और ज्यादातर सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनमें हृदय की धड़कन बढ़ने का सिलसिला भी पाया जाता है, और इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल यानी डिलीवरी के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो ये मतलब आप समझिए कि ये पर्दा प्रथा से शारीरिक मानसिक रूप से कुंठित होना, बीमार होना, और शरीर में परेशानियों का आना, बीमारियों का आना, और उससे फिर डिलीवरी के समय परेशानियां पैदा होना, इस संदर्भ में बात की गई है। और ये गलत नहीं है दर्शकों, ये 100% सटीक विश्लेषण है। ठीक है, पर्दे का बहुत ज्यादा नुकसान महिलाओं पे पड़ता है। और ये भी बता दूं, ये केवल मुस्लिम महिलाओं का कोटेशन कर रहा है, यही सब बातें उन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में भी लिखी हुई है। ठीक, ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ा नहीं, बस लिखा इतना है कि भाई हिंदुओं में पर्दा प्रथा धार्मिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ये धार्मिक रूप से भी स्वीकार है, बस इतनी सी बात है। ठीक, आगे देखिए, पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं हो पाता। स्वास्थ्य सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें गलत प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है। इसका परिणाम संकीर्ण सोच और संकुचित दृष्टिकोणों के रूप में सामने आता है। ये बड़ा गजब का विश्लेषण है। शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाया, पर्दे के कारण सामाजिक जीवन से भी वंचित रही, खुलकर जीने की प्रवृत्ति नहीं आई, कुंठित होती रही। ठीक है, फिर घर में ही जूझी रही, और फिर घर में भी छोटे मोटे झगड़ों में ही उलझी रहती हैं, क्योंकि अंदर से किलपती रहती हैं महिलाएं, परेशान होती रहती हैं। ठीक, और फिर सोच संकीर्ण होना, वही घर में छोटे छोटे मुद्दों पे, और दृष्टिकोण संकीर्ण होना। कई लोग शिकायत करते हैं महिलाओं की सोच संकीर्ण है, दृष्टिकोण संकीर्ण है। अरे वो महिलाओं के नहीं है, आपने जो समाज सड़ा गला समाज बनाया है, जिसमें एक महिला को खुलकर जीवन जीने का आप अधिकार नहीं देते, खुलकर बाहर घूमने का, स्वच्छंद होने का, उसके व्यक्तित्व के गुणों के विकास होने का आप अधिकार ही नहीं देते। उसे जानवरों के समान पर्दे में बांध कर रख देते हो, तो वो बीमारी तो होगी महिला। उसके अंदर वो घर है, वो घर के बाहर तो उसने दुनिया देखी नहीं, उसके बाहर उसे जाना नहीं देना। घर के अंदर ये किलपती रहेगी महिला, और आपस में लड़ती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे। ठीक, और एक संकीर्ण सोच वो भी विकसित होगी। फिर महिलाओं पे आरोप लगा दोगे, तो भैया ये सब आपने समाज बनाया है सड़ा, ये उसकी वजह। पर्दे जैसी कुप्रथाएं इतने नुकसान पहुंचाती हैं, ये सब विश्लेषण किए हैं, और उस विश्लेषण के पीछे के उन्होंने कई मनोवैज्ञानिकों के रेफरेंस भी वहां पर दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो। ठीक, मिल जाएंगे आपको। ठीक, आगे देखिए, अपनी किताब के पेज नंबर 232 पर लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि पर्दे और ऐसी अन्य बुराइयां देश के कुछ भागों में हिंदुओं के कई वर्गों में प्रचलित नहीं है, परंतु केवल यही कि मुसलमानों में पर्दा प्रथा का एक धार्मिक आधार पर मान्यता दी गई है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में पर्दा प्रथा की जड़ें गहरी हैं। अब ये तो सही है, मुस्लिम महिलाएं बहुत बड़ा पर्दा करती हैं और बड़ी जड़ें गहरी हैं, और उनमें सुधार भी नहीं हुआ। हिंदुओं में तो थोड़े हद तक सुधार भी हो गया। मुसलमानों में पर्दा प्रथा एक वास्तविक समस्या है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। मुसलमानों ने इसे समाप्त करने के लिए प्रयास किया हो, इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, ये सब बातें हैं। पर्दा प्रथा डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम के अंदर मौजूद बहुपत्नी प्रथा यानी 4 शादी करने पर भी प्रचंड विरोधी थे। उनका मानना था कि 4 शादियों से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन, उनका दमन होता है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम धर्म का जन्म समानता के सिद्धांत पर हुआ था, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर कई भेदभाव, ऊंच नीच और जातिवादी बुराइयां भी आ गई। लेकिन बाबा साहब सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि भारतीय मुसलमान समाज सुधार के विरोधी हैं। ये सही, ये सब लिखा और ये अपने आप में भी सही है। ठीक,
उन्होंने अपनी पुस्तक के पेज नंबर 233 पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि मुसलमानों ने समाज में मौजूद बुराइयों के खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं किया। हिंदुओं में भी सामाजिक बुराइयों में मौजूद हैं, लेकिन उनकी अच्छी बात यह कि अपनी इस गलती को मानते हुए उनके खिलाफ कोई भी आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन मुसलमान तो ये मानते ही नहीं कि उनके समाज में कोई बुराई है। दरअसल मुसलमान समाज सुधार का प्रबल विरोधी है। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 235 पर लिखा है कि हिंदुओं के वर्चस्व की वजह से मुसलमान हर उस चीज को सुरक्षित रखने पर जोर देते हैं जो कि इस्लामिक है। फिर ये सब मुसलमानों में आदतें क्यों हैं, तो उसका कारण भी बताते हैं। वो हिंदुओं का वर्चस्व है, उसकी वजह से वो अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के प्रति ज्यादा चिंतित रहते हैं। वे ये जांचने परखने की हिम्मत भी नहीं करते कि मुस्लिम समाज के लिए लाभप्रद है या हानिकारक है। भारतीय मुसलमान ये महसूस करते हैं कि दमन और राजनीतिक दबाव उसे दलित बना देगा, और इसी के चलते वे हिंदुओं की सामाजिक और राजनीतिक सोच में विलीन होने से बचते हैं, और इसलिए भारत के मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में समाज सुधार के मामले में पिछड़े हुए हैं। ठीक है। चुनावी सीट और पदों के लिए लगातार संघर्ष में मुसलमानों की ज्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और वो उनके पास उनकी सामाजिक सुधार के बारे में सोचने का समय नहीं बचता है। बाकी का समय सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ जाता है। हिंदुओं के हावी होने के डर से मुसलमान एकजुट होकर अपनी सामाजिक धार्मिक एकता को हर कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सब रेफरेंसेस वहां पे इन्होंने लिखे हुए हैं, और ये मैं बता देता हूं कि अगर इसका हम क्रॉस चेक भी करें तो लगभग ऐसा ही लिखा हुआ है। मतलब थोड़े बहुत शब्दों की हेराफेरी की है उसने प्रखर श्रीवास्तव ने, लेकिन लगभग डॉक्टर अंबेडकर ने ये बातें लिखी हुई हैं। बस महिलाओं के संदर्भ में नहीं लिखी हुई हैं वो यौनाचार की बात, वो पुरुषों के संदर्भ में लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग सोशल मीडिया पे उसे महिलाओं के संदर्भ में दुष्प्रचार करते हैं। वॉल्यूम 8 है, और ये किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, और फिर इसका हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय खंड 15 है। 15 में अगर आप देखेंगे तो ये सामाजिक निष्क्रियता वाला जो चैप्टर है 217 से 244 के बीच में, वहां पर ये सारी बातें की गई हैं। ये 217 से 44 के बीच में, ठीक, वहां पर ये सारी बातें की गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये सामाजिक निष्क्रियता 10 नंबर का चैप्टर है, और इसमें ये सारी डिटेल वहां पे बताई गई है। पूरा बहुत ज्यादा डेटा है इसमें। अगर आप देखेंगे तो ये पर्दा प्रथा के बारे में लिखा। पर्दा प्रथा के परिणाम स्वरूप मुस्लिम महिलाओं का अलगाव सुनिश्चित है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में ना आए। उनका निवास मकान के पिछले भागों में होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वे जवान हो या वृद्ध हो, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता। महिलाओं को अपने पुत्र, भाई, पिता, चाचा और पति अथवा किसी ऐसे ही नजदीकी रिश्तेदार को देखने की अनुमति है। वही विश्वास पात्र होने पर घर में प्रवेश कर सकता है। वह इबादत के लिए मस्जिदों में भी नहीं जा सकती हैं। जब कभी उन्हें बाहर जाना होता है तो बुर्का ओढ़ना पड़ता है। ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। तो दर्शकों, ये लगभग वही बात है जो उस क्या बोलते हैं कोर्ट में की गई है अमर उजाला के उसमें। और हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की भाषा शैली और वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग मोटी मोटी बात भाई। आगे देखिए, ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। वे प्रायः खून की कमी, क्षय रोग, पायरिया, कतिपय अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनके शरीर में सुदृढ़ता नहीं रहती है। उनकी कमर झुक जाती है, हड्डियां निकल जाती हैं, हाथ और पांव में खम पड़ जाते हैं, वो कुरूप हो जाती हैं। पसलियां, जोड़ और प्रायः सभी हड्डियों में दर्द रहता है। उनके हृदय की धड़कनें बढ़ने का सिलसिला भी प्रायः पाया जाता है। सभी कमजोरियों के फलस्वरूप प्रसूति काल में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास नहीं होता है। स्वस्थ सामाजिक जीवन से वंचित रहने से उनमें अनैतिकता की प्रवृत्ति आ जाती है। बाहरी दुनिया में से पूर्णतः अलग थलग रहने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है। फलस्वरूप वे अपनी सोच में संकीर्ण हो जाती है, उनका दृष्टिकोण भी संकुचित हो जाता है। ठीक है। वे अपनी जाति की बहनों से पिछड़ जाती हैं। देखिए, और वे किसी बाहरी गतिविधियों में भाग नहीं ले पाती हैं। उनमें एक प्रकार की दास्ताहीनता मनोवृत्ति
बनी रहती है, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि घर की चार दीवारी के बाहर अन्य किसी बात में रुचि ना लें। पर्दे वाली महिलाएं प्रायः डरपोक, निसंदेह, शर्मीली, जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष करने की अयोग्य हो जाती हैं। भारत में मुसलमानों में पर्दे वाली महिलाओं का विशाल संख्या को देखते हुए कोई भी आसानी से ये समझ सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे देखिए, आगे फिर और वही सब चीजें हैं जो पहले मैंने पढ़ी हुई हैं वहां उसमें, और वो एक जो रेफरेंस जो ज्यादा विवाद में है उसे मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ देता हूँ। ठीक है। हाँ, पर्दा प्रथा की बुराई का प्रभाव केवल मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित नहीं रहता है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच की सार्वजनिक जीवन में अभिशाप बनकर सामाजिक पृथकता के लिए भी जिम्मेदार है। ये भी यहाँ पे लिखा है। आगे देखिए, एक मिनट रुकिए, एक रेफरेंस शायद ऊपर होगा। ये देखिए, पर्दे का शारीरिक और बौद्धिक प्रभाव भौतिक प्रभाव के मुकाबले काफी कम पड़ता है। वस्तुतः पर्दा प्रथा दो मूलतः पुरुष और महिला दोनों में ही यौन संबंधी इच्छा को लेकर गहन संदेह में निहित है, और इसका उद्देश्य स्त्री पुरुष दोनों को अलग अलग रख के रोकना है। परंतु इस उद्देश्य को प्राप्ति के बजाय पर्दा प्रथा ने मुस्लिम पुरुषों की नैतिकता पर विपरीत प्रभाव डाला है। पर्दा प्रथा के कारण कई मुसलमान अपने घर परिवार से बाहर महिलाओं से परिचित नहीं हो पाते हैं। घर की महिलाओं में भी उनका यदा कदा तक ही बातचीत सीमित रहती है। बच्चे अथवा पृथक महिलाओं में हिल मिल नहीं पाते, अंतर्गत साथी भी नहीं मिल पाते हैं। महिलाओं में पुरुषों की ये पृथकता निश्चित रूप से पुरुषों के नैतिक बल को विकृत कर देती है। यही कारण देखिए, ये कहने के लिए कि किसी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। ऐसी सामाजिक प्रणालियां जो पुरुषों और महिलाओं के बीच के संपर्क को काट देती हैं, अनाचार के प्रति अस्वस्थ प्रवृत्ति का सृजन होता है, जो अप्राकृतिक एवं दूषित आदतों को साधन बनाने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो रेफरेंस जो है वो अमर उजाला में दिया गया है, वो लगभग सही है। बस इतनी सी है कि उसका सोशल मीडिया पे ये कहना कि पूर्व महिलाओं के संदर्भ में बात की गई है वो गलत है। वो यौन बुरी आदतों के बारे में जो बात लिखी है वो पुरुषों में जो आदतें विकसित होती हैं, मुस्लिम पुरुषों में पर्दा प्रथा की वजह से, वो वहां पे उस कॉन्टेस्ट में पुरुषों के लिए कही गई बात है। तो ये बस इतना सा उसमें ट्विस्ट है जो सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं लिखा हुआ है, विशेषकर मुस्लिम पुरुषों में जो खराब यौन प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं पर्दा प्रथा मुस्लिम महिलाओं से दूर रहने के कारण, उसकी बात की गई। मौलवी जो बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, ये सब उस तरफ इशारा है। ठीक है, बाकी तो सब बातें लिखी हुई हैं, डिटेल में लिखी हुई हैं, थोड़ा ज्यादा लिखी हुई हैं। उन सब आर्टिकल में मोटा मोटा संदर्भ वो सही उठाया अमर उजाला के उसमें। ठीक, तो एक और चीज थी, ये फैक्ट चेक करने के लिए आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे। तो ये वाला जो है फैक्ट यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है, और वो महिलाओं के नहीं पुरुषों के संदर्भ में बात है, अप्राकृतिक यौन दुराचार की, यौन परम आदतों की बात जो है। ठीक, तो ये एक और चीज, तो ये वाला फैक्ट और आपके सामने रखा हुआ है, और जो साथी हों वो जो जो उन्होंने कहीं देखा हो वो उससे क्लियर करें ये किस कॉन्टेस्ट में कही गई बात है। ठीक, तो दर्शकों ये सब चीजें हैं, और अगर आप ये चाहते हैं ये वाला रेफरेंस तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, आप खुद जाकर भी इसे देख सकते हैं। वो उतनी पेज मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं उस किताब के, तो आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, डिटेल में भी इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। और चाहें तो किताब को डाउनलोड करके पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं। 400-500 पेज की तो है ही वो किताब, 400 पेज की किताब है। ठीक, पढ़ा जा सकता है डिटेल में, और उस किताब पे हम डिटेल में फिर उसके अन्य पहलुओं पर भी धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। आज केवल पाकिस्तान कश्मीर के संदर्भ में थोड़े कॉन्टेस्ट में बात की हुई थी, उस किताब में बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ चीज़ें बड़ी रोचक हैं,
और गजब के विश्लेषण भी हैं। वो मैं आपके आगे प्रसंग आएंगे तो हम उसमें से चीजें आपके सामने रखते जाएंगे, क्योंकि बगैर प्रसंग के तो मजा नहीं आता। आप किसी किताब पर चर्चा ऐसे ही करें तो मजा नहीं आएगा। जैसे अभी कश्मीर का प्रसंग आया तो हमने उस किताब में से कुछ चीजें आपके सामने रखी, तो वो चीज फिर ज्यादा बेहतर तरीके से क्या बोलते हैं विषय बनती है। ठीक है, उसका फिर ज्यादा मजा भी आता है। ठीक, तो आप चाहे तो उस किताब को पूरा पढ़ सकते हैं और उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन्हें भी ग्रहण करिए। बाबा साहब के विचार अपने समय से बहुत आगे के हैं और आज भी 2025 में हम खड़े हैं और वो विचार आज भी 100-200 साल आगे के ही हैं। ठीक है, इस देश को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, विशेषकर उन महापुरुषों से जो भविष्य की सोच रखते थे। ठीक, चलिए, तो ये आज का